ठीक है, तो पहले मैं रफली एक आउटलाइन बता देता हूँ कि वो वैसा फॉलो करना, फिर जो आपकी इंडिविजुअल क्यूरीज होगी वो एड्रेस करेंगे, राइट। तो देखो अभी ये अपने पास जो अराउंड 80 डेज या जितने भी टाइम बचा है, वो मतलब ये वो टाइम है जिसमें जो चीज़ें हमने कर रखी है उस पे हमारा फोकस, ज़्यादातर फोकस उस पे होना चाहिए, राइट। तो बेसिकली आप मतलब क्या प्रोसेस रहेगा आपका, जनरली जो आपने जो भी अभी तक रेफर किया है, बेसिकली जो भी नोट्स या स्टैंडर्ड बुक, आपको उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। अ, उसको रिवाइज करना है विद फोकस ऑन पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज थीम। जैसे अगर कोई सा भी अपन टॉपिक उठा लें, लेट्स से कि मतलब इन जनरल ऐसा है कि मतलब रैंडम क्वेश्चन भी आते हैं ऐसा, पर फिर भी ज्यादातर चीजें अभी भी पीवाईक्यूज थीम पे है। जैसे अपन कोई सा भी टॉपिक उठा लो आप, लेट्स से कि अपन ने वेक्टर एनालिसिस उठा दिया, राइट। तो उसमें जो तीन थ्योरम्स होती है, गाउस, स्टोक्स, ग्रीन, तो उनके वेरिफिकेशन के क्वेश्चन इन जनरल आते हैं, राइट। तो वो क्वेश्चंस कर लिए हमने, जैसे मान लो जो भी आप नोट्स रेफर किए उसमें वो क्वेश्चन वो कर लिया, या जैसे आप मान लो क्रैश कोर्स में तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रैक्टिस कर लिया, या पहले से आपने किए हुए हैं। और जो पीवाई क्यूज है वो तो करना ही है, मतलब पीवाई क्यूज एटलीस्ट आप 2010 से अभी तक के तो कर लो, राइट। अगर पहले नहीं किया तो भी अभी कर लो उसको, राइट। अच्छा, कोई कुछ कुछ पीवाई क्यूज थोड़े अलग टाइप के हो सकते हैं, तो ठीक है अगर उसमें आपको ज़्यादा टाइम जा रहा है। जैसे इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं, जैसे एक फोरियर का क्वेश्चन आया जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। तो अगर उस टाइप पे मतलब 8 मैक्स आप क्या कर सकते हो कि उस पीवाईक्यू कर लो, पर अगर आप पूरे फोरियर पढ़ोगे तो वो वैसे कॉस्ट बेनिफिट वाली चीज़ है नहीं, राइट। बाकी कुछ है, जैसे कुछ चीज़ें जो पहले नहीं आती थी मतलब इस बार आई है, जैसे यूनिकनेस थ्योरम आई है ओडी में। तो सेकंड ऑर्डर तक तो पढ़ते थे अपन इन जनरल, फर्स्ट ऑर्डर की पूछी उसने जो पिकार्ड्स थ्योरम है बेसिकली। तो वो आसान है, अगर वो कर लोगे तो ठीक है, ठीक है ना। तो ये है, बट मेजरली आपका फोकस पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। पीवाईक्यू थीम्स, जैसे वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो एक देखा जाए तो बहुत रेगुलर क्वेश्चन आते हैं उस पे। अब इस बार उसने थोड़े 3D ऑब्जेक्ट दिए जो इन जनरल कृष्णा में नहीं है, पर अगर किसी ने वो थोड़ा अच्छे से किया हुआ है, तो शायद वो उसको कर पाए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें वैसे हुई, जैसे कॉम्प्लेक्स है, जैसे तो कॉम्प्लेक्स में भी जनरली जो कंटूर वगैरह पूछते थे, इस बार नहीं पूछा उसने। पर जो पूछा वो भी सिलेबस में है, मतलब नॉट दैट प्रायोरिटाइज पार्ट, पर वहां से मतलब वो भी देखा जाए तो वो भी पीवाईक्यू है, बहुत पहले का पीवाईक्यू, वो अलग बात है। तो ये यहाँ से भी आते हैं, पर अगर ओवरऑल पेपर को आप देखोगे तो डायरेक्ट डेल्टा, यार ये डायरेक्ट डेल्टा तो हम पढ़ते हैं इन जनरल, मतलब जैसे कुछ टेस्ट सीरीज में भी दिए थे मैंने, लास्ट ईयर तो नहीं दिया था आई थिंक, इसको उससे पहले। मतलब देखो ये अभी क्या कर रहे हैं ना, कुछ कुछ स्पेशल फंक्शन पूछ रहा है, जैसे कि लाप्लास में, लाप्लास तो देखो इन जनरल आता ही है, हर साल आता है ऑलमोस्ट, वो भी पीवाईक्यू थीम है। तो उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे कि एरर फंक्शन पूछ लिया इसने, डायरेक्ट डेल्टा पूछ लिया, हेवी फंक्शंस, स्टेप हेवी फंक्शंस जो होते हैं, हेवी साइड फंक्शन सॉरी, उनके लाप्लास। अभी साइन फंक्शन होते हैं, कोसाइन फंक्शन होते हैं, और उनके लाप्लास देख लो, मतलब उस टाइप की चीजें। हाँ मतलब यही है, मतलब आपकी साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। वो नोट्स में है, जैसे वो जो मैथोग्रेड के नोट्स हैं उनमें है, और एमडीआर में भी होंगे वो, ठीक है। तो वहां से वो देख सकते हो स्पेस, उनके इनफेक्ट इनके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अपन ये ले साइन कोसाइन फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, तो वो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं उनके डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या, उनको एज ए क्वेश्चन ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ ये चीजें जो अभी रिसेंट में हमें समझ में आती है कि भाई इनको भी हमें कर लेना चाहिए। बट मेजरली देखो, मेजरली जो आपने अभी तक किया है ना, वो तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि अपन ने ओडी अच्छे से किया हुआ है, और लेट्स से किसी ने फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं किया, तो फ्लूइड के वो क्या कर सकता है, अभी वो स्ट्रीम फंक्शन वाले टाइप के क्वेश्चन है, जैसे स्ट्रीम फंक्शन हो गया, स्ट्रीम लाइन होगी, पाथ लाइन होगी, पोटेंशियल्स के क्वेश्चन, वेलोसिटी पोटेंशियल हो गया, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, वो भी आसान चीज है, सोर्स सिंक वाला जो इनिशियल पार्ट है। पर उसको अभी आयलर टाइप की चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब वो अलग बात है कि उसके चांसेस है मतलब बहुत टाइम से नहीं आया आयलर, पर फिर भी उसके लिए वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आयलर में आपको एकदम वो प्रोसेस पता होना चाहिए, दो तीन क्वेश्चन करोगे तो वो सेम सा ही प्रोसेस है, पर वो टाइम टेकिंग है। ऐसे नेवियर, नेवियर वैसे आसान है, नेवियर की मतलब जो इक्वेशन है, अगर वो देख लोगे तो वो नेवियर ऐसा जितना वो नहीं है, जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। पर अगर मान लो बिल्कुल भी नहीं किया आपने, तो आप सिर्फ ये जो ओडी के चैप्टर में बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर वगैरह के हैं ये सब, स्ट्रीमलाइन वगैरह, तो वो कर लो एटलीस्ट।
पर जैसे ओडी आपने कर रखा है ना, तो उसमें अच्छे से करो, उसमें आप लाप्लास के ये स्पेशल फंक्शन भी कर लो, ठीक है ना। तो ये है। बाकी मतलब पहली चीज तो यही रहेगी आपकी। सेकंड देखो, दो चीज है मैथ्स में जो स्कोर को इम्प्रूव करती है। एक तो कि आपने चलो कंटेंट ही नहीं किया, तो कंटेंट तो देखो करना है, जो कर रखा है एटलीस्ट वो अच्छे से कर लो। बिल्कुल छोड़ के तो जाना ही नहीं है। जैसे अगर किसी ने मॉडर्न बिल्कुल नहीं की, तो ये लास्ट 2-3 ईयर से उसको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आसान क्वेश्चन आए। लास्ट ईयर भी जो क्वेश्चन आए, जिसने भी रिंग वगैरह जो भी पढ़ता है या जो भी पढ़ाता है, वो हर कोई पढ़ाया होगा उसको। इनफैक्ट अपने पीवाईक्यू में भी वैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आए थे, राइट। तो मॉडर्न के भी आसान पार्ट तो कर लो, मतलब ठीक है। और मतलब पहली चीज तो होगी कंटेंट, तो किसी टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के तो जाना ही नहीं है, अनलेस आपके लिए बिल्कुल टाइम है नहीं। तो फिर आप जो कर रखा है एटलीस्ट उसको अच्छा कर लो। सेकंड जो चीज होती है, जो मार्क्स हमारे जिसकी वजह से हिंडर होते हैं, वो है एरर। तो अगर एरर करोगे तो जो जितना समझ में आता है मेरे को, अपना भी एक्सपीरियंस है और जितने सेलेक्ट हो रहे हैं उनका भी ज़्यादातर का एक्सपीरियंस ये है कि अगर रॉन्ग आंसर किया आपने, तो उसमें मार्क्स नहीं आते। मतलब 1-2 मार्क्स दे दिया तो कोई मार्क्स नहीं होते, वो दे दिया तो मतलब वो उसकी दया है, ठीक है ना। तो मतलब इन जनरल एरर्स में मार्क्स नहीं आते हैं। तो आप एरर मिनिमाइजेशन पे काम करो। अब वो कैसे आएगी? वो प्रैक्टिस से आएगी। अपने लेवल पे आप 3 आवर्स एग्जाम लाइक चीजें, मतलब कंडीशन में बैठ के चीजें करो, राइट। कहीं पे अगर आप टेस्ट लिख रहे हो, तो वो बिल्कुल मतलब उसको एज ए यूपीएससी का एग्जाम समझ के ही उसको करो आप, ठीक है ना। तो एक तो मतलब इस टाइप लिखने से आपको एक तो टाइम मिनिमाइज होगा, मतलब टाइमली कंप्लीशन पेपर है, उसमें आई थिंक इश्यू नहीं आएगा। ये आप जीएस हो या मैथ्स हो, सब में करो, राइट। दूसरी चीज एरर मिनिमाइजेशन में आप क्या कर सकते हो, जो बहुत से लोग करते हैं उसको, कि जैसे अपन 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, तो अराउंड 19-20 सब पार्ट्स होते हैं वो। तो अगर हर पार्ट में अपन 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दें, एक बार आपने किया और उसको दोबारा चेक कर लिया, जिसमें वैल्यूज पूछ रहा है। अगर देखो प्रूव का क्वेश्चन है, तो उसमें तो आंसर पता ही है हमें, अगर गलत किया तो गलत ही आएगा, राइट। तो उसमें ठीक है, उसमें नहीं दोगे ये वाली स्टेप तो चलेगा, पर जिनमें हमें वैल्यूज निकली हैं उसको दे दो 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट लास्ट का दे दो। तो ऐसे अराउंड 15-19 मिनट का हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम बढ़े आपका। तो ये सब आप पहले से करके देखो। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप ऐसा करने से आप ज्यादा क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, तो फिर वो मतलब वो तो नेगेटिव चीज हो गई आपके लिए। तो ये सब पहले से करके देखो। अगर ऐसा करने से लेट से आपने अगर 2 क्वेश्चंस भी सही कर दिए, एक भी कर दिया, तो भी वर्थ है, ठीक है ना। पर इसमें आपको ये सीखना होगा कि टाइमली पेपर कंप्लीट हो आप। दूसरी चीज, एरर कब करते हैं? जब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस स्टेप्स एस्केप करते हैं ना, तब भी एरर होती है, मतलब मेरे से भी हो जाती है, राइट। तो आप क्या करो, जो स्टेप्स है ना, वो कोशिश करो कि पूरी लिखो विदाउट ज्यादा टाइम लेना, मतलब टाइम पे ही चीजें हो, पर स्टेप्स भी आप एस्केप मत करो। उसमें एरर थोड़ी मिनिमाइज होगी। बाकी जहाँ पे कुछ स्पेशल वैल्यू आप पुट कर पाओ, जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है हीट वेव इक्वेशन की, उसमें एंड में ये यूज कर लिया जो भी इनिशियल कंडीशन दी थी, या अपना लाप्लास ही हो गया, उसमें इनिशियल वैल्यू रहती है, तो वो एंड में पुट करो, तो पता तो चलेगा कि भाई एटलीस्ट जैसे y01 दिया हुआ है और आपके आंसर से y01 नहीं आ रहा, तो रॉन्ग ही हो। ऐसे ही कुछ फिजिक्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं हम, स्पेशल केस लेके, कि भाई हमें जैसे मान लो सर्कुलर आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप की कोई चीज पूछी है, तो उसमें जो भी आर्क का एंगल एल्फा है, उसको अगर अपन 2 पाई कर दें तो वो सर्कल बन जाएगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इन जनरल पता होता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे समझ में आएगी, तो वैसे आप वेरीफाई कर सकते हो जिसमें टाइम कंज्यूम ना हो। तो ये कुछ चीजें, बाकी तो प्रैक्टिस करोगे आप, उससे चीजें सही होगी। और थर्ड चीज होती है कि मेजरली तो देखो ये दो ही चीजें जिससे मार्क्स हमारे जाते हैं। कंटेंट अच्छे से कर लो, सेकंड ये एरर्स पे काम करो। अगर आप पूरा कंटेंट करके भी एरर करोगे तो नहीं आएंगे मार्क्स। लेट से पूरा अच्छे से किया है, अगर आप एरर करके आ रहे हो वहाँ पे 400 अटेम्प्ट करके 300 का करेक्ट हो रहा है, तो नहीं आएंगे मार्क्स, वो 400 का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो एरर पे काम करो। और अब फाइनल चीज होती है कि आपकी स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, इतना मैटर नहीं करता। पर मान लो एक एक मार्क्स भी काटा उसने, तो 19 पार्ट्स है हमारे, 19 सब पार्ट्स है, तो 19 मार्क्स तो ठीक ठाक, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो कोशिश करो कि आप एक फ्लो दिखे उसमें, मतलब कुछ ज्यादा वर्बोज चीजें नहीं लिखनी है हमें। जस्ट ट्राई टू बेसिकली पुट द प्रोमिनेंट स्टेप्स, लाइक कि वी नो दैट, जो भी कनेक्टिव्स होते हैं ये, या मैथ्स के लग अपने इम्प्लाई दैट, वो सब, सो देयर शुड बी ए फ्लो। तो देखो ये तीन चीज है। बाकी अब आप लोग बताओ जिसको जो इश्यू है। व्हाट इज हेलो। अप्रोक्स करेक्ट अटेम्प्ट टू क्रॉस 300 एंड 320? यार इस बार जैसा है ना, वो आई थिंक 420 430, मतलब 400 प्लस करेक्ट करोगे तो यू विल बी इन दैट रेंज,
280 300 उस टाइप में। इस बार थोड़ी जैसा लग रहा है कि पेपर 2 में भी स्केलिंग हुई है उसी टाइप जैसी पेपर 1 में हुई, मतलब 0.7 टाइप हुई है पेपर 2 में। ठीक है, तो वैसे क्योंकि शायद ओवरऑल मार्क्स भी कम हुए हैं मतलब टॉपर्स के भी। और ऑप्शनल में मैथ्स में भी आई थिंक हाईएस्ट जो सेलेक्टेड है उनमें शायद 320 है। मतलब सरवन के 320 थे, किसी एक के और भी है। और बाकी पहले आई थिंक 336 टाइप थे, तो थोड़े कम तो हैं। पर ठीक है, आप करेक्ट करोगे तो देखोगे तो कंपटीशन है। तो करेक्ट अटेम्प्ट जो टॉप कर रहा है मैथ्स में अगर उसके आसपास है तो ठीक ही करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। priority areas in mechanics and fluid dynamics for those who haven't practiced much in this topic। यार अगर कुछ नहीं किया आपने तो मैकेनिक्स में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो। ऑलमोस्ट हर साल आता है, लास्ट ईयर भी आया, आसान सा क्वेश्चन है, बस डेंसिटी को वेरी करा दिया, रो को उसकी वैल्यू रखनी थी, तो वो कर लो। और लेग्रांजियन कर लो। लेग्रांजियन अभी आजकल पूछ नहीं रहा पर कर लो, मतलब पहले बहुत पूछा है तो पूछ लेगा। हैमिल्टोनियन कर लो, ये तीनों तो आसान चीज है तो ये कर लो। और डी लम्बर्ट भी आसान है, उसका जो वर्चुअल वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, तो एटलीस्ट ये कर लो। अगर टाइम नहीं है तो 2 डायमेंशन वाला जो चीज है प्योर रोलिंग वगैरह वो छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और भी किसी का कुछ था? सर 2024 में टफ आया पेपर कंपैरेटिव टू 2023 या फिर इजी आया? मेरे मार्क्स तो इंक्रीज हुए हैं, बट मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मतलब काफी उनका डिक्रीज हो गया, तो ऐसे थोड़ा। यार देखो, पेपर का लेवल ठीक था पर मतलब लोगों ने अच्छा किया है। ठीक है ना, देखो ये तो कंपटीशन है। जैसे पेपर 2 में क्या है कि वो 4 ईयर वाले क्वेश्चन को देख के या वो एक दो क्वेश्चन को देख के उसको टफ बोलो, बोले अगर अपन। डायरेक्ट डेटा। हाँ तो वो, पर मान लो लोगों ने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, हम्म। तो वो चीज़ है कि मतलब अटेम्प्ट अच्छा था। मतलब पेपर 2 में आए भी हैं लोगों के 169, आई थिंक सरवन के 169 है, बहुत लोगों के आए हैं अच्छी रेंज में, बहुत लोगों के कम भी आए हैं वैसे पेपर इसमें पेपर 2 में। पर वो देखो एट द एंड वो वैसा ही हो जाता है हर साल, मतलब कंपटीशन जिस टाइप से ना, तो वो उसी रेंज में चीजें चली जाती है। अब इस बार तो सर, स्केलिंग पेपर 2 में स्केलिंग ज्यादा है तो इसका मीनिंग तो यही है कि सबने अच्छा किया है। हाँ सर, स्केलिंग तो डेफिनेटली ज्यादा है। मेरा पेपर 2 काफी अच्छा गया था पेपर 1 के कंपैरिजन में, बट मार्क्स मेरे पेपर 1 से कम आए हैं। हाँ तो वो स्केलिंग 0.7 टाइप ही है उसमें। इसका मतलब सभी ने किया है उस टाइप से, मतलब जो जिनकी जो थोड़े तो मतलब मैथ्स में जो अच्छे थे उन्होंने ज्यादातर ने किया। अच्छा सर, एक और डाउट था। अ, क्या मतलब जिसको बहुत स्पेशल नॉलेज नहीं है, जैसे डायरेक्ट डेल्टा हो गया या फिर फोरियर टाइप के क्वेश्चन हो गए, उसकी नॉलेज नहीं है, क्या उन लोगों के भी 300 प्लस आए हैं इस बार? 310 इस लाइन में? यार उस टाइप तो नहीं पूछा, पर अगर किसी ने देखो करेक्ट अटेम्प्ट अगर आपका वही 400 प्लस हो रहा है करेक्ट अटेम्प्ट, वो क्वेश्चन की चॉइस तो मैटर नहीं करती, मतलब अगर वैसा है तो आए होंगे। बिकॉज सर, मैं पेपर 1 में हम जो सेक्शन बी था उसमें सब में एक एक टफ क्वेश्चन था ही। जैसे एक में वो ज्योमेट्री वाला कुछ टफ सा क्वेश्चन बन रहा था, टेट्राहेड्रन बन रहा था। हाँ हाँ वो ठीक है, उसमें अगर वो थोड़ा एग्जाम प्रेशर का भी वहाँ पे रहेगा तो जी सर। गलत हो सकता था। नहीं पर ये डायरेक्ट डेल्टा है ना, तो ये मतलब पढ़ाया जाता है सच। और लास्ट ईयर तो नहीं, पर शायद उससे पहले वाली कोई टेस्ट सीरीज में मैंने ये दिया था। तो और ओके। अभी एक दो साल से ऐसा कर रहा है ये एरर फंक्शन वगैरह, ये सर। तो पढ़ लेना चाहिए। इस अभी इस बार ये साइन कोसाइन एक्सपोनेंशियल ये तीनों फंक्शन एक जैसा ही तरीका होता है इनका लाप्लास निकालने का, इंटीग्रल जी सर। फंक्शन, तो ये देख लेना चाहिए। जी सर। गॉट इट। थैंक यू सर। सर पीवाईक्यूज में मैंने सीएससी के पीवाईक्यूज करे हैं, फॉरेस्ट के नहीं किए हैं। आर दे ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस? यार वो अभी मतलब पहले टाइम अपन कर सकते थे, इस टाइम आप फिर सीएससी के ही करो। मतलब अभी जो अपने पास टाइम है ना, में आप सीएससी के ही वापस रिवाइज करो पीवाईक्यूज। तो बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो लास्ट के 5 ईयर के कर सकते हो फॉरेस्ट के। पर वही है ठीक। कि अगर आपके पास सोल्यूशन वगैरह है, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक। सर सीएससी के कौन सी ईयर तक कर सकते हैं सर पीवाईक्यू? सीएससी के 2010 तक कर लो। मतलब देखो इस बार तो क्वेश्चन 2000s के भी आए हैं, पर वो हमें प्रायोरिटाइज भी करनी चाहिए ना। तो अगर पहले किया हुआ आपने पुराने पीवाईक्यू तो वो देख लो, पर पहले नहीं किया है तो 2010 से अभी तक के तो कर लो। ओके सर।
सर एक बार आप बता देंगे क्या कि कौन कौन से चैप्टर्स से मतलब उतना पुराने पीवाईक्यूज आ रहे हैं, तो सिर्फ उसके देख लेंगे। यार फिजिक्स के देख सकते हो, मतलब जिसके पास टाइम है वो फिजिक्स के जी सर। पुराने पीवाईक्यू देख सकते हो। उसमें बस वो माइंड में रखना है कि कुछ चीजें सिलेबस से बाहर भी वो समझ में आ जाएगी, गॉट इट सर। है ना। तो फिजिक्स के कर लो। बाकी कॉम्प्लेक्स के पूछा उसने इस बार, पर वो हाँ मैं वो जैसे वो समझ नोट्स, गया। मेरे नोट्स वगैरह में थे वो सब, तो वो देख सकते हो, मतलब कॉम्प्लेक्स के देख जी सकते हो। और कॉम्प्लेक्स में भी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के क्वेश्चन होंगे तो वो सीएससी में नहीं है, वो फॉरेस्ट में है, तो वो छोड़ सकते हो। जी सर। और जैसे और किस में, जैसे अपने पास रियल रियल में ऐसे तो ऐसे ही आ रहे हैं जो रेगुलर होते हैं, या फिर वैसे आते हैं जो नहीं है, पुराने भी नहीं है। तो ज्योमेट्री के देख सकते हो, एनालिटिक ज्योमेट्री के पुराने पीवाई देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है ना। और अपने पास मॉडर्न मॉडर्न के तो नहीं, अभी के कर लो, मॉडर्न के वो काफी है, 2010 से अभी तक के ही कर लो। और कौन सा टॉपिक है, एनएलपीपी के तो आप वही सेम सी चीजें रहती है, तो जो भी प्रैक्टिस। हाँ सर उसमें समझ गया सर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कर लो पूरे, जैसे आप तो थे ना पिछले बार उसमें, वो तो वो पूरे करे थे मैंने, वो कर लो, उसी पे आते रहते हैं बार बार, मतलब ऑफकोर्स नंबर चेंज हो जाएगा, वही सब आती रहती है। जी सर। तो हाँ ये ओडीपीडी। ओडी पीडी में नहीं, अभी जो 10 के बाद की कर लो, वैसा ही रहता है। ओके लास्ट के अगर पुराने कुछ हैं तो देख सकते हो। सर, एक दो पुराने पूछे हैं बट वो 2023 में आए थे। लाप्लास में ना। लाप्लास में नहीं सर, ओडी में। वो एक वो वाला था क्लास ना, में भी आए थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था जिसमें प्रूफ था वो। अच्छा हाँ ठीक है, वो तो देखो ओडी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, यस सर। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2014 में भी आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। कि उसमें मतलब किसी को पहले पता है, मतलब किसी ने वो बेसिक अप्लाई नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बनाते हैं अच्छे क्वेश्चन, इनफैक्ट वो अभी हाँ वो लास्ट ईयर ही आया ना, वो इंटीग्रेट पी वाई क्यू करके। तो 1/mx+ny एक तो वो था। हाँ अ, हाँ उसका प्रूफ आया था। हाँ, तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो करनी है। मतलब जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते हो ना तो उसमें टाइप्स होती है, तो उसमें जी एक सर। कंटिन्यूअस होता है, उसमें 1/mx+ny हो जाता है उसका। जी ऐसे सर। जी सर। एक्स एफ एक्स वाई डी वाई ऐसे करके वो होता है उसका 1/mx-ny होता है। माइनस। जी सर। ये जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इन सबके प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्वेश्चन ही है, प्रूफ जो है इसके वो क्वेश्चन ही है। गॉट इट सर। और बाकी जो सेकंड ऑर्डर की वेरिएबल कोएफिशिएंट की होती है जैसे ओडी में, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी मतलब जैसे वो डिराइव होते हैं और उनके वो फॉर्मूले याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यस सर। पैरामीटर में वो फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे चीजें। और वो यस सर। फॉर्मूला कैसे आता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार फर्स्ट ऑर्डर का ही पूछा है। हाँ तो सर, बट उसमें अगर हम उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें और फिर लगा दें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर उसमें एक वो बढ़ जाएगा ना, जब उसको सोल्व करोगे आप तो उसमें एक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ। तो यस फिर सर। या तो फिर आपको उसमें कुछ इग्नोर करना पड़ेगा रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट। पर वो ऐसे किया था लोगों ने, वो तो गलत ही था ना सबका, वो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है तो उसमें टू आर्बिट्री कांस्टेंट तो आ ही नहीं सकते। जी सर। तो वो इश्यू हो जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं है उसका। भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करते हैं क्या है कि जो भी हमारा सी एफ आ गया, जो भी सी एफ है उसके जो सी वाला कांस्टेंट होगा उसको वेरिएबल बना देते हैं। तो वन वेरिएबल तो और आसान हो जाएगा, वाई को ई लिख दोगे आप, तो वो उसमें बाकी सब पढ़ के वो सोल्व हो जाता है फिर। यस सर। गॉट इट। तो वो प्रोसेस होना चाहिए इसमें, जो चार मेथड आई थिंक 4 मेथड है वो, 4 या 5 जो है, उन सबके कैसे वो फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, उनके फॉर्मूले एंड रिजल्ट भी पता होने चाहिए। प्लस ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई उसमें कौन से क्वेश्चन किससे करने, मतलब उसमें दो तीन तरीके हैं आपके पास कि भाई ये फ्रैक्शन को ये पुट के देखो, जैसे कि अगर ये अपना कांस्टेंट आ रहा है तभी हम ये मेथड यूज करेंगे, है ना। यस सर। तो वो दो तीन, और वो भी बहुत रेगुलर आता है इस बार, आया था क्या इस बार, इन जनरल वो रेगुलर आता है। वेरिएशन पैरामीटर शायद इस बार भी आया है। तो पर जनरली मतलब बहुत ज्यादा बार पूछता है वो चार में से कोई एक मेथड, तो वो यस सर। लाप्लास कर लो ऐसे ही, मतलब जितनी भी इस टाइप की थीम है ना, तो ये सब अच्छे से कर लो। सर जैसे सर इस बार जैसे पेपर वन की बात करें सर, तो जैसे डायरेक्ट फंक्शन आ गया था सर, फिर कॉन्वोल्यूशन का भी क्वेश्चन पूछ लिया था
सो ये समझ नहीं आ रहा सर किस डेप्थ तक जाएं सर, जैसे एक टॉपिक है यार जैसे। कॉन्वोल्यूशन तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्वोल्यूशन से तो रेगुलर पूछ रहा है, मतलब इस बार भी एक क्वेश्चन है वो कॉन्वोल्यूशन से होता है, लास्ट बार भी होता है। जो तो लैपलेस में आया था 2023 में। हाँ, तो कॉन्वोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और उससे हमें बहुत हेल्प भी मिलती है उससे, मतलब बहुत सी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में कॉन्वोल्यूशन डायरेक्ट यूज करोगे तो कम हो जाती है कैलकुलेशन। ठीक तो है सर। कॉन्वोल्यूशन तो पढ़ना ही है, कॉन्वोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर और टॉपिक्स में भी जैसे ऐसे डाउट आ रहा है सर कि किस डेप्थ तक जाऊं सर, जैसे कॉम्प्लेक्स में है सर, जैसे वो वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 92 का क्वेश्चन था सर वो। अब देखो ये कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, मतलब अगर अभी तक नहीं किया ना आपने तो जो पीवाईक्यू थीम्स रही है मतलब कॉम्प्लेक्स में वो सब रही है, सीआर इक्वेशंस के क्वेश्चन हो गए, हाँ है जी ना। सर। सीआर से हार्मोनिक फंक्शन और वो मिलने थॉमसन से यू दिया है तो वी कैसे निकलेगा, ठीक है पोलर सर। फॉर्म में भी यू वी का जो रिलेशन है। और फिर टेलर एक्सपांशंस के क्वेश्चन हो गए, कंटूर इंटीग्रेशन के वो फर्स्ट थ्री टाइप है जो आसान है, हाँ वो तो हाँ जी। करनी है। और एक हाँ जी। फोर्थ टाइप है जिसमें रियल एक्सिस पे अगर पोल लाई कर जाए या हाँ कंटूर पे पोल लाई कर जाए, ठीक है सर। इनमें फोकस करो। ऑफ कोर्स ये जो इस बार मतलब आए हैं वो करते हैं अपन, पर वो अगर पहले नहीं किए तो अभी थोड़ा शायद टाइम नहीं है उस टाइप से। ठीक है सर। ठीक है ना, वैसे उसको आसान से भी कर सकते थे वो, जैसे कि भाई एनालिटिक फंक्शन है तो अपन आइडेंटिटी थ्योरम होती है एक, उस पे क्वेश्चन किया सर आया जैसे तो। सर हाँ जैसे सर रोचिस थ्योरम होती है सर, जैसे वो नहीं की हुई है अभी, तो वो। उसका पीवाईक्यू एक तो वो कर लो, पीवाईक्यू से समझ में आ जाएगी, वो तो बहुत आसान थ्योरम है, वो मैंने वो यूट्यूब वाले पे भी कराई हुई थी। यस तो सर। आसान है उसका, आई थिंक एक साल में पीवाईक्यू आया हुआ है, तो देख वो सकते हो। करना चाहिए मतलब। पीवाईक्यू तो करनी है ना वैसे भी आप। सर पिछले 10 साल में नहीं है सर, वो पिछले वो पीछे के मैं 10 साल नहीं बोला, मैंने 2010 से बोला है। हाँ 2010। देखो सिलेबस 2008 में चेंज हुआ था ना, तो जनरली 2010 के बाद करते हैं तो ठीक ठाक पीवाईक्यू थीम्स का हमें आइडिया लग जाता है। और रोचे इतना फ्रिक्वेंट नहीं है, वो तो एक ही बार आया वैसे तो, पर वो आसान है इसलिए बोल रहा हूँ कर लो। ठीक है सर। है ना। आई एम फीलिंग ग्रेट टू आस्क बट कुड यू लिमिट हिंदी यूज ठीक है बात तो, अंग्रेजी बोलते हैं चलो। पर अगर टाइम कम हो तो थ्योरम्स जैसे मॉडर्न में तो करनी ही है, लेकिन फिर ऐसे कोई मस्ट डू सब्जेक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स में जैसे फॉर एग्जांपल करने जरूरी है एकदम ऐसे? In complex analysis, which topic you must do, that CR equation, right? CR equation in Cartesian as well as polar form, right? Both form you should know because on the both forms you will get the PYQs. So basically, when you will go through the PYQs, so that part will be covered. Then comes your Taylor series, right? Taylor series expansion. That's a that simple method is there, right? There will be three regions. So out of those three regions, one region expansion it will be asked, and we have to use those formulas only, right? Those formulas of 1 plus z power minus 1 and so on, right? उसमें in general what people do that generally they use these formulas and at the end mention that this is the Taylor's expansion, right? But that there is this uniqueness theorem in complex analysis as well. The proof of that theorem is also important. It's a PYQ as well. So in such Taylor expansion question, you always mention this uniqueness theorem. तो ये हो गया. Then your contour integration, first three type and fourth also sometimes being asked that when the contour when the pole a singularity lie on the contour. So these are the most important themes of the complex. If you have time, then you can complete those part as well. जो इस बार जैसा पूछा है, right? All those are in the notes. तो मतलब बस नेम मेंशन करने जितना आना टाइप्स आना चाहिए, बट बाकी का प्रूफ अगर देखना है तो स्किप कर सकते हैं थोड़ा। हाँ अगर टाइम नहीं है, देखो एट द एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स ना। एक होता ना कि लेट्स से कि समथिंग यू हैवंट डन, even if you will go through that once and it is not that easy thing, then you won't have confidence in that. So even if let's say you have gone through that question and that comes in the exam, but you are not that confident, so then you either you won't attempt that or you will attempt it at the end, and there are chances that you will make errors. So better चीज ये है that you focus on what you already done and PYQ themes. Like this year the complex they asked that is not PYQ theme. Of course we basically solve those questions as well, but in miscellaneous part. So that way you prioritize. If you have a time, then go through that part as well. But contour integration question, those should not go wrong. ठीक है सर। So basically, I have made short notes for all the topics before.
but you will be doing the crash course. So in the crash course, do I have to refer to my old notes also, or will crash course cover? देखो, हाँ, जो भी क्रैश कोर्स के में है, मतलब व्हाट दे विल डू, मेक श्योर दैट द अलोंग विद द क्रैश कोर्स योर सिलेबस आल्सो एंड्स, राइट? So let's say on the first we'll start with OD. So there is around, I think, 70-80 questions are there in there. So those questions we'll discuss in class. Majorly questions will be discussed in class, right? So you solve those, and other than those, any questions which you have in your notes, which you marked, you should solve those as well. So this process you keep for the all parts. In crash course, generally जितने भी themes है ना, like in OD we have integrating factor, that second order Laplace, convolution based questions. So on every theme one question will be there. So that way themes will be covered. But you also have some questions which you have done, तो वो भी आप कर लो, ठीक है ना? ये प्रोसीजर रखो, और उसमें ये एलपीपी और न्यूमेरिकल, एलपीपी एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस वो अभी कर लो आप लोग। मतलब अभी ये 2 जून से शुरू होगा, तो कल का दिन है तो वो कर लो अभी। उसमें आई थिंक ये जिसने कल, मैंने पहले भी डाला था ग्रुप पे, उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता होगा आई थिंक एलपीपी न्यूमेरिकल में। तो ये जितना कर पाओ अभी कर लो, क्योंकि बाद में जब क्रैश कोर्स शुरू होगा ना, देन जो टॉपिक रनिंग होंगे यू विल मीन्स द मैथ्स विल टेक दैट टाइम इन दोज टॉपिक्स इटसेल्फ। सर पीवाईक्यूज के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन का कोई सोर्स होगा? यार सोर्स मतलब क्या आप टेस्ट सीरीज में हो, क्रैश कोर्स में हो? सर दोनों में। हाँ, तो क्रैश कोर्स में तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी आपको, वो डिपेंड करता है क्या होगा, इतना टाइम ऐसे रिकॉर्डिंग्स है उनकी, कुछ की तो यूट्यूब पे शेयर्ड ही है ना? तो वो मतलब ऐसे रिटर्न में नहीं है एक्चुअली, अभी वो बनती है इस बार, पर थोड़ी हेल्थ वेल्थ का इश्यू हो गया था, इस चक्कर में बन नहीं पाया, वरना वो बन जाता है इस बार। तो या दूसरी चीज ये कर सकते हो आप कि पीवाईक्यू आप करो, आपको डाउट हो तो आप जो ग्रुप में डालो, क्रैश कोर्स में या टेस्ट सीरीज का जो भी जिस ग्रुप में भी आप हो ना, उसमें डालो तो हो जाएगा वो। वहाँ पे ये हो सकता है कि किसी में आपको आंसर कंफर्म करना हो, तो उसमें भी अगर किसी ने किया होगा तो शायद, अदरवाइज आपको हिंट वगैरह मिल जाएगी क्वेश्चन की, जैसे कोई और नहीं तो मैं देखता हूँ, तो अगर कोई रिप्लाई आए तो आई विल रिप्लाई। ओके सर। ठीक है। Sir, do we have to solve the questions in the crash course beforehand, or we'll solve it during the class only? क्लास में तो सोल्व करेंगे ही, तो मीन्स इट डिपेंड्स, आई थिंक यू वोंट गेट दैट मच टाइम। जब क्लास शुरू हो जाएगी ना, तो वो सब चीजें साथ में चलेगी, साथ में कर सकते हो अगर आपको, लेट्स से कि आई वुड से कि साथ में करो। Okay, sir. And sir, for the test series, how much time window will we get to submit the tests? और how much time you will get to submit the test? Yes, sir, means suppose on 8 June there's a test, so within how many days can I take it? If Test you can submit till the last date, 10th August. Your test will be checked, right? But follow that schedule, because even if you miss one test, that test you won't be able to basically give that test, because every week there is a test, and after 10th August there are not much days, right? I think 12 days are there after that, right? So maybe in that time you will shift to GS. Okay, thank you, sir. So I would say कि stick to the schedule. Test will be checked, आप कैसे भी दो। Got it. अच्छा हाँ, किसी का मान लो टेस्ट दे दिया और वो मतलब जनरली 7 days में हो जाएगी, मतलब टेस्ट आपने कहा था कि नेक्स्ट वीक दे सकते हैं, जो फर्स्ट टेस्ट है। हाँ, मतलब क्रैश कोर्स वाले इन जनरल एक टेस्ट बाद होगा ना, तो एक वीक में एक बार आपको 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। हाँ, लाइक थोड़े वीक्स के बाद एक टाइम आएगा, उस टाइम पे हाँ हाँ हाँ, तो आप ये करो कि अभी मतलब ऐसा रहेगा कि कुछ टेस्ट में आपको 3 टॉपिक है, तो 2 के साथ ही आपको देना पड़ेगा, और देना चाहिए आपको, ठीक है? तो क्योंकि वो एंड में जो 2 टेस्ट में मॉडर्न है, और मॉडर्न हमारी एंड में होगी, पर आप अभी वाला जो फर्स्ट टॉपिक्स का टेस्ट है ना, वो आप इसको 8 जून को दे सकते हो, क्रैश कोर्स वाले। ठीक। उसके बाद फिर सर हो जाएगी। हाँ सर एक डाउट था सर, जैसे आपसे मेरी मतलब 2 दिन पहले बात हुई थी, तो मैं आपने कहा था कि फ्लूइड कंप्लीट कर लेना, जो टॉपिक्स आपने अभी बताया उनमें से हाफ तो मैंने फिनिश कर लिए हैं। अब सर कई बार ऐसा होता है मैं पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहा हूँ, अब अभी मतलब उनके सॉल्यूशंस नहीं है मेरे पास, वो बनाने बैठता हूँ, सर फंस जाता है कहीं पे, और इंस्टेंटली वो समझ में भी नहीं आता कि कहाँ फंस रहा है। तो सर कितना टाइम अपन को जैसे क्वेश्चन जब फंस जाते हैं तो देना चाहिए, और उसके बाद मतलब कि अब इसको डाउट सेक्शन में डाल के आगे बढ़ जाना चाहिए सर, जैसे कुछ आप क्वेश्चंस में?
ऐसा करो, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप 8 मैक्स 20 मिनट, ठीक है ना। मतलब पेपर में तो इतना भी नहीं देना है ऑफकोर्स, है ना, पर यहाँ पे जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो 8 मैक्स 20 मिनट आप करो। उसके बाद जो डाउट है उसको ग्रुप पे डालो, और फिर अपना दूसरे पे बढ़ जाओ। फिर जैसे मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, जो भी हो सकता है थोड़ा टाइम डिले हो उसमें, पर उसी दिन आ जाएगा रिप्लाई, ठीक है ना। यस तो आप 20 डेज से ज़्यादा मत दो, 20 मिनट से ज़्यादा मत दो, मतलब टाइम, जी सर। ठीक है। सर जैसे सर अगर फर्स्ट सर जैसे 1 जून को अगर टेस्ट नहीं दे पाया सर, तो 8 को 2 टेस्ट दे सकता हूँ सर ऑफलाइन में, सर 9 से 5, 2 से 5, 9 से 12, 2 यार से 5। वो वहाँ पे एक बार वहाँ स्टाफ को पूछ लेना कि वहाँ पे वो मतलब क्लासेस रहती है कभी कभी ना, 9 से 12 तो अपने मैथ्स का ही रहता है। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे पूछ लेना, अगर होगा तो ठीक है, दे ठीक देना। है। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर लाइक जब क्लास की थी उस टाइम पे नोट्स और पीवाईक्यू कर लिए, बट कुछ कुछ असाइनमेंट्स रह गए, तो अभी उन असाइनमेंट्स को करना चाहिए या फिर बस पीवाईक्यू को ही रिवाइज करके और क्लास नोट्स को रिवीजन करें? मतलब वो एमपीएस वगैरह नहीं हुई आपकी ऐसा? हाँ सर, एमपीएस नहीं हुआ है बट ऐसे पीवाईक्यूज कर लिए और नोट्स को अच्छे से कर रखा है। नहीं, वही रिवाइज करो, अभी अभी एमपीएस मत करो, अभी आप नोट्स और पीवाईक्यू रिवाइज करो। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी। सर क्रैश कोर्स में हम लोग को प्रॉब्लम्स शीट मिलेगी जिसमें सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे आपने बताया कि ओडी में 75 क्वेश्चंस के आसपास होगा। हाँ इसके अलावा सर क्या कुछ रिवीजन कंटेंट भी मिलेगा क्या, या इंपॉर्टेंट प्रूफ्स के ऐसा कुछ कंसोलिडेशन ऐसा कुछ? यार वो फाउंडेशन के नोट्स है, तो आपको चाहिए होंगे तो हम शेयर कर देंगे। और मतलब वही नोट्स तो सारे हैं, मतलब नोट्स जो है उसके, तो ऐसा नहीं है कि कुछ समरी टाइप नहीं है, वो तो एक्सटेंडेड नोट्स है। तो अगर आपको किसी टॉपिक के चाहिए होंगे तो उसमें से कर लेना। बाकी क्वेश्चन बैंक ही रहेगा क्रैश कोर्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी थीम्स है ना अपने पास, उन सब पे रहेंगे क्वेश्चन। अब जैसे इस बार इसने ये यूनिकनेस वगैरह पूछी है, तो उस पे ऐड हो जाएंगे कुछ कुछ उसमें, तो वैसे रहेगा। ओके सर। सर हाँ। सर दिस टाइम माय फर्स्ट मेंस रहेगा, मतलब लिखूंगा तो मैं, मतलब इतना एक्सपीरियंस या वेटरन तो नहीं हूँ। बट मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मतलब 500 लास्ट टाइम भी, मतलब प्रीवियस ईयर्स अपन ने देखा ना कुछ टॉपर्स करके आते हैं कि 450 480 तक अटेम्प्ट हो जाता है। तो मतलब अभी तो काफी ये लोग बोल रहे हैं कि टफ कर दिया है, कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बट आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में अगर अच्छे से प्रिपेयर करें तो मतलब हाई अटेम्प्ट किया जा सकता है? यार 450 टाइप तो कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, मतलब 430 450 टाइप तो कर रहे हैं, तो जी सर। किया तो जा सकता है। मतलब वही है, पर देखो मैथ्स में ये है ना कि जैसे जीएस में अपन पूरा पेपर खत्म कर दें, मैथ्स में उसका कोई फायदा नहीं है। हमें जो आ रहा है ना वही करना है। मतलब हमें मतलब दूसरा आ रहा है कि हमें पता है कि कॉन्सेप्ट ठीक है, सही चल रहे हैं, तो करना है, मतलब एरर नहीं करने। कहने का मतलब मेरा ये है कि इफ यू विल मेक सम एरर ना, तो यू वोंट गेट मार्क्स, जी ठीक है ना। सर। बस यू हैव टाइम देन, जो भी क्वेश्चन है उसको करो। मतलब 1 2 नंबर आएंगे वो भी ठीक ही है, बट कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जैसे हम जीएस में करते हैं ना कि मतलब कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होती है ना लोगों की कि भाई हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, भले कंटेंट थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। अब ऐसा जी मैथ्स सर। में नहीं कर सकते हम, हमारा फाइनल आंसर आएगा तभी विल गेट द मार्क, राइट। जी तो सर। एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और कर रहे हैं लोग अटेम्प्ट, ऐसा कर रहे हैं लोग, जी सर। ठीक है ना। मतलब अभी देखो ये अपन ऐसे समझ रहे हैं ना कि मैथ्स में अभी कम हो गए, 320 आ रहे हैं, पहले एक जमाना था तो 400 आ रहे थे। तो उस जमाने में जो फर्स्ट रैंक था ना, उसके भी बहुत मार्क्स आ रहे थे। तो वो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मार्क्स वही है, ठीक है। तो वो मतलब स्केलिंग उस टाइप से हो रही, तो ठीक है ना। मैं अब भाई एट द एंड जो रैंक वगैरह बन रही है, वो पहले जो 100 जो टॉपर था, लेट से उसके 1000 मार्क्स थे। अब वो लेट से मैं रेंडमली बोल रहा हूँ, लेट से अभी वो 950 हो गए, तो फिर मार्क्स वैसे ही वो हो गए। तो मैथ्स में अगर आपका करेक्ट अटेम्प्ट 400 प्लस है तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। मतलब जितनी भी स्केलिंग हो जाए, 280 300 तक तो इस बार भी आए हैं जिसके 400 प्लस करेक्ट है। यस सर। सर लास्ट ईयर मैंने क्रैश कोर्स अटेम्प्ट किया था, मतलब मैंने उसके बाद भी फिर सितंबर अक्टूबर में जब आपने एक्सटेंड किया था क्रैश कोर्स के लेक्चर्स को, तो उसमें पूरे नोट्स फिनिश कर लिए थे, जितना आपने बताया था कंटेंट उसको रीवॉच कर करके, फिर जो आपने एक्स्ट्रा चीजें बताई थी वो सब लिख ली थी। अर्लियर जो नोट्स बनाए थे वो तो सब मतलब इतने कुछ यूजफुल नहीं थे, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से बनाए थे। तो अभी मतलब मैं आपके जो लास्ट टाइम के नोट्स हैं जो क्रैश कोर्स के, उनको रिफर करके मैं रिवाइज करता जाऊं और फिर अभी क्रैश कोर्स में मतलब थोड़ा सा रीड कर लूं, तो वो सफिशिएंट होगा ना?
फिर हाँ हाँ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर देखो लूंगा। क्रैश कोर्स में सारी चीजें कवर, मतलब सारी थीम्स हुई थी कवर, ठीक है ना। जी सर। डेट प्लस पीवाईक्यूज, बाकी ओके और सर। भी कहीं पे आपको इश्यू रहता है तो आई थिंक मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए होंगे पिछली बार भी यस फाउंडेशन। सर, यस सर, आपने दिए थे। तो जहाँ पे दिक्कत हो वो कर लो। जी सर, ओके। थैंक यू सर। सर जो पेपर 2 है इसमें जनरली जो बच्चों के मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं वो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं या सेक्शन बी से? जो मतलब जैसे जो यार इस टाइप, थ्योरी वाले पार्ट हाँ से या फिर हाँ दूसरे वाले part से? यार इस टाइप तो नहीं पूछा मैंने किसी के ऊपर, आपका मतलब क्या है सर मानना है कि किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न अलजेब्रा रियल एनालिसिस वाले सेक्शन पे या फिर वो फिजिक्स वाले सेक्शन पे जो सेकंड हाफ देखो में? अगर अगर आपकी मॉडर्न अच्छी है ना तो मॉडर्न में टाइम बचता है एग्जाम में। ठीक है। और आजकल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो वो मतलब बनते हैं पिछले दो बनते दो हैं। तीन साल से बनने लगे। तो अगर वो पोर्शन अच्छा है, रियल भी मतलब अगर समझ में आ गया तो आसानी है। हाँ हाँ। तो आई वुड सजेस्ट कि मतलब ऐसा नहीं करना है अपने को कि वहाँ पे भी हमें देखना है कि कैसा क्वेश्चन है। मान लो फिजिक्स का कोई आसानी आ गया तो हम कर लेंगे उसको, हम्म, पर इन जनरल आप इधर फेवर कर सकते हो मॉडर्न रियल वाला पार्ट, ठीक है ठीक है। क्योंकि उसमें टाइम बचेगा अपना। यस। टाइम तो पेपर 2 में इम्पोर्टेंट है बहुत। इधर भी, डू वी डिस्कस पीवाईक्यूज आल्सो और ओनली थीम्स? यार क्लासेस में हम थीम्स ही लेंगे, पीवाईक्यूज की रिकॉर्डिंग है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको उससे उससे आप कर सकते हो, ठीक है ना। पीवाईक्यू करने हैं आपको, पर वो इंटेंशनली नहीं लिए उसमें कि थीम्स पे क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जैक्ट पीवाईक्यूज चलो एक दो रिपीट होते हैं, पर एग्जैक्ट तो नहीं आते हैं right? पर वो थीम्स पे आते हैं तो इसलिए थीम्स पे क्वेश्चन होंगे उसमें। सर एक इशू जो मैंने लास्ट टाइम मेंस में फेस किया था कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मैं टेस्ट भी लगा रहा था, फिर बीच में जब सर जीएस को मैंने पेस अप किया तो मैथ्स थोड़ा सा कम हो गया था। एंड एंड आते आते आई मीन सितंबर फर्स्ट वीक में इट वाज लाइक कि मैथ्स का ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे मैं सब भूल गया हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद खैर मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया था, बट सर वो इशू मुझे उस बार पता चला था कि ऐसा होगा। तो सर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी से मतलब क्या करना चाहिए? आई नो कि मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, बट एक्टिवली सर ऐसी कोई टेक्निक हो या जो टॉपर्स यूज करते हो कि ये करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली, तो मतलब टच में रहते हैं पुराने टॉपिक से जो मैं कर चुका हूँ। फिर वो शॉर्ट नोट्स ही है, मतलब जैसे आपने एक बार इटरेशन कर लिया ना, तो अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स है तो ठीक है, वरना बहुत से टॉपर्स के नोट्स भी होते हैं, आप उन पे भी रिलाई कर सकते हो। तो उससे आप मतलब माइंड में रहेगी। जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि अगर बहुत टाइम दे दिया आपने तो आपको सिंपल से फॉर्मूले भी क्लिक नहीं करेंगे। जैसे लाप्लास हो कुछ भी, जैसे लाप्लास हो आसान से ले लिया कोस हाइपरबोलिक टी, तो अगर बहुत टाइम से नहीं देखा तो उसमें भी हो सकता है हम एरर कर दें। मतलब वो हो जाता है हाइपरबोलिक टी और कोस टी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो तो आप शॉर्ट नोट से करोगे ना बार बार चीजें, तो वो माइंड में रहेगी। एटलीस्ट वो फॉर्मूला सीट तो आप रेफर करते रहो। और देखो इस टाइप तो मतलब ऐसे पैनिक नहीं करना है एग्जाम में जाके, मतलब ऐसे सबको ही आते हैं डाउट्स कि भाई हाँ मैं भूल गया वगैरह। मतलब ये को आपको प्रोसेस तो रखना है कि शॉर्ट नोट्स आप रेफर करते रहो राइट। पर ये ऐसे नहीं सोचना वहाँ पे, क्योंकि बहुत से जिनकी अच्छी मैथ्स है उन वो एग्जाम में जाके गड़बड़ किया है इस बार, ठीक है ना। क्योंकि वो ऐसा हो गया ना कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया फिर वो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। राइट सर। तो हाँ, तो एक चीज ये भी करो जैसे कि भाई आप मतलब कैप रखो, टाइम कैप। लेट्स से कि यू आर अटेम्प्टिंग, जहाँ पे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हो आप, लेट्स से, सो यू पुट ए कैप कि भाई आई विल गिव दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन ओनली 15 मिनट या 10 मिनट, इसके बाद आई विल मूव ऑन। तो वो प्रोसेस आप रखो यहीं से, अभी से वो हैबिट बनाओ, ओके ठीक सर। है। हाँ हाँ। थैंक यू। पी वाई क्यूज की रिकॉर्डिंग के लिए, हाँ ठीक है उत्कर्ष। सर मेरा भी शायद से इस बार पहला मेंस होगा। सर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि मतलब कितना टाइम मुझे मैथ्स को डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि मेरा 2-3 टॉपिक्स में थोड़ा वीक है, मैं पूरा कवर नहीं कर पाया। कौन सा टॉपिक? सर जैसे मेरा वो कॉम्प्लेक्स सॉरी पीटी में जैसे फिजिक्स का वो हीट इक्वेशन हो गया या फिर वेव इक्वेशन हो गया, वो छोड़ दिया था मैंने। नहीं वो नहीं और छोड़ना है। और ये हाँ, और कौन सा है? और एक जो था मेरा कॉम्प्लेक्स बहुत ही वीक है सर, वो मुझे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जस्ट खुद सेल्फ नोट्स बना के थोड़ा सा कर लिया था तब। यार ये जो हीट वेव इक्वेशन बोल रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस ये मतलब एक इसका एक प्रोसेस है वैसे, वो आप कर लो इससे। आप लेट्स से कि 10 क्वेश्चन कर लो इसमें, पीवाईक्यू कर लो आप, पीवाईक्यू मिल जाएंगे 10 तो इसके। पर ये टॉपिक वैसा जिसको छोड़ना नहीं है, मतलब इनफेक्ट पीडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है।
हीट वेव इक्वेशन हो गया, उसके बाद वो जो कैनोनिकल फॉर्म्स होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक, और ये आसान ही है, बस इनमें एरर नहीं करनी होती है, ठीक है ना। जैसे कैनोनिकल फॉर्म्स है तो उसमें वो 3 टाइप्स बनती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई फाइनल एक्सप्रेशन इस केस में ये आता है, अगर ये पैराबोलिक है तो ये आएगा। इसमें हमारे पास अगर पैराबोलिक है तो ये ऑप्शन रहता है दूसरे को ऑप्शन सेलेक्ट करने का, एंड इफ इट इज हाइपरबोलिक देन दिस विल बी द फाइनल फॉर्म, if it is elliptic then this will be the final form. That should be in your mind. In fact, last year there was a question on canonical form. It was very easy, but because at the end the same canonical form was being retrieved, right? So people got confused and some of them extract it, मतलब सारा करके उसको काट के आ गए तो वो नहीं करना है। तो you should be familiar with by at the end we'll get this sort of form in canonical form. So canonical, heat wave, these two are the most important of PD. सर तो ये ना मतलब हाँ आप फिर बोल रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट इनिशियल अराउंड 30 डेज मुझे मैथ्स को फुल्ली डेडिकेट हाँ, करना इनिशियल के 40 डेज क्या फुल्ली, मतलब जीएस भी करो पर मेजर पोर्शन आप मैथ्स को दे सकते हो। है। जी सर, थैंक यू सो मच। जीएस भी करो साथ में, जैसे जो भी एथिक्स वगैरह हो गए या जो भी, मतलब वो जीएस आप अपने हिसाब से। जी थैंक यू सर। हाउ टू डिवोट टाइम फॉर चैप्टर विच आर नॉट डन इवन वंस अलोंग विद क्रैश कोर्स। अगर फिजिक्स वाले टॉपिक हैं और देखो अगर आसान पोर्शन छूटे हो तो वो तो कर लेना चाहिए। अगर मान लो किसी का एलपीपी न्यूमेरिकल रह रखा है, कौन से टॉपिक है साक्षी जो रह रहे हैं आपके? ठीक है, वो this would be my first maths. I just feel lost how to manage everything and how would I end up what's the simplified that use. यार देखो वो सबको फील होता है, आप टेंशन मत लो, आपने जो पढ़ा ना उसको रिवाइज करो ऋषभ, ठीक है ना। आप तो यार ये ठीक है फर्स्ट मैथ्स है क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा डाइसी है, वरना आपकी मैथ्स ठीक है, कोई दिक्कत मत लो, आप बस रिवाइज करो उसको, ठीक है ना। जो भी पोर्शन आपने किया उसको रिवाइज करो, जो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि फोकस ऑन कंटेंट वाइज जो आपने किया है वो, एंड एरर में जो मैंने 2-3 स्टेप बताई फॉलो दोस, राइट। सबको ऐसा होता है एक्चुअली, ये कब होता है ना कि जब आप व्हेन यू बेसिकली शिफ्ट इनटू द प्रीलिम्स मोड एंड 2-3 मंथ से यू एंड टच द मैथ्स, देन दिस थॉट विल कम अप, राइट। सो ठीक है, वो 10-11 दिन में अभी शुरू में वो चीज़ें फिर सही हो जाती है, तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बस रिवीजन पे फोकस करो, अब ये सोच के नहीं बैठना है कि यार आई हैवंट डन मैथ्स, आई हैवंट टच मैथ्स फॉर 3 मंथ्स, सो व्हाट विल हैपन नाउ, दैट वे यू वांट प्रोसीड अहेड एंड फिर दिक्कत ही होगी, ठीक है ना। तो रिवाइज करो, रिवीजन पे फोकस करो, पीवाईक्यूज करो, राइट, पीवाईक्यू थीम्स पे उस टाइप से करो, ठीक है सर जैसे। हाँ सर कई टॉपिक्स में मींस लाइक रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सर इन सब में कुछ डेरिव थ्योरम बेस्ड डेरिवेशन टाइप्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं सर। मींस तो थ्योरम्स में उनकी डेरिवेशन में कितना डीप तक जाएं सर, वो समझ नहीं आता। कॉम्प्लेक्स में नहीं है, कॉम्प्लेक्स में आप वैसे क्वेश्चंस कर लो जो जैसे कि सिंगुलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनमें आप जैसे कि इफ देयर इज ए पोल सिंगुलरिटी एट इंफिनिटी ऑफ ऑर्डर एन, देन उस टाइप के, देन इट विल बी a polynomial of डिग्री एन, those sort of question you basically complete, but not like कि टेलर्स थ्योरम प्रूफ वो सब में नहीं जाना है, ठीक है ना, हाँ वो सर, भी वही समझ बहुत नहीं रेयर आता है कि वैसे। कितना डीप में इन चीज़ों को करना है। यू शुड नो द अजम्पशन ऑफ द थ्योरम कि भाई जैसे अपन टेलर लिख रहे हैं तो उसमें क्या अजम्पशंस है हम्म। ना। यूनिकनेस थ्योरम है, जैसे यूनिकनेस थ्योरम तो उसका प्रूफ यू शुड नो, इनफैक्ट इट्स ए पीवाईक्यू एज वेल, शायद ओल्ड हम्म। पीवाईक्यू है पर ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसको प्रूव करोगे ना तो वो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सो दैट यू शुड नो। बट जो स्टैंडर्ड थ्योरम, भाई राउचे थ्योरम होगी या दे टेलर्स थ्योरम होगी, ये सबके प्रूव नहीं करने। सीआर थ्योरम प्रूफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, एंड मिलने थॉमसन, ये जो देखो एक रूल है मैथमेटिक्स में, यूपीएससी में जितनी भी थ्योरम आसान है उनके प्रूव कर लो, जिनके ओके प्रूफ सर। आसान है, हाँ वो कर लो, उसमें अपने को भी तकलीफ नहीं होगी। जो थोड़े टफ है उनको छोड़ो, उसमें कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है, और इन जनरल थ्योरम्स जिनके प्रूफ आसान है वो पूछे जाते हैं, जैसे वेयर स्टोक्स का प्रूफ पूछ लिया अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक फॉरेस्ट में पूछा था, या कुछ इस टाइप की रहती है। अब कभी कभी हो सकता है कि टफ प्रूफ पूछ ले, और इन जनरल इजी प्रूफ आते हैं। सर मेरा सर मतलब मैंने प्रीलिम्स से पहले तक एक आइट्रेशन पूरा कर लिया था विद पीवाईक्यूज। तो सर अब मींस कितने आइट्रेशन मैं करूं सर, मेरा फर्स्ट मेंस ही है, तो सर मतलब कितने आइट्रेशन और प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा?
देखो यार, आपके पहला सजेशन से। इटरेशन जो अभी करोगे ना, मतलब आपका जो सेकंड होगा वो अच्छे से करो, मतलब वो मतलब हो जाए सही से चीजें। मेक श्योर दैट फर्स्ट 40 या 45 डेज या और भी कम लगे तो अच्छी बात है, उसमें ये हो जाए आपका। उसके बाद फिर जो भी आप नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स या मान लो आपके एक्सटेंडेड नोट्स है तो उनको हाईलाइट करते जाओ, भी करोगे तब जो पार्ट आपको वापस देखना है फिर उसको करो रिवाइज। मतलब ऐसा मत करो कि मेरे को इतनी बार करना है, मतलब जो अभी इटरेशन करोगे ये आप कोशिश करो कि विद इन 40 या 45 डेज हो जाए, है ना। हाँ सर, वो मैंने टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सर प्लान कर लिया है हाँ तो ठीक है, कि। उसके बाद फिर जैसे आपको टाइम मिलेगा रिवाइज करते रहो उसको, शॉर्ट नोट्स को ही देखना उसके बाद। तो शॉर्ट नोट्स और मतलब देखो शॉर्ट नोट्स में हर थीम पे कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे आपके पास, राइट। तो जो यस सर। हाँ जिसमें आपको थोड़ा लग रहा है उसमें, मैथ्स में इन जनरल पेन पेपर प्रैक्टिस थोड़ी है ज़्यादा करती है, ठीक है ना। तो ओके कोशिश सर। करो कि जब भी इस टाइप प्रैक्टिस कर रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर, ऐसा नहीं मतलब जैसे पढ़ने वाली चीज़ों में इतना फायदा नहीं है। ऑफ कोर्स एंड में जब जीएस का ही टाइम आ गया तो तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके सर। सर हेलो। हाँ जी, हाँ से सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे आई थिंक 3-4 टॉपिक के, बट सर उसके बाद नहीं शॉर्ट नोट्स। तो क्या मैं अभी सर एक क्रैश कोर्स के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते जा सकता हूँ? अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा तो बना सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि आप हाईलाइट कर लो उसमें। तीसरा तरीका है कि कुछ टॉपर्स के नोट्स से कर सकते हो, मतलब जो आपको कंफर्ट रहे ना। एट द एंड देखो शॉर्ट नोट्स का यूटिलाइजेशन क्या है कि भाई जैसे अभी पास इटरेशन हो जाएगा उसके बाद रिवीजन करोगे आप, या वो जो 5 डेज है वहाँ पे तो शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू काम आएंगे, इतना ही टाइम रहता है। तो उस टाइप से करो, ओके। ठीक है। क्लास टाइमिंग मॉर्निंग में, क्लास टाइमिंग तो 10:30 से 1:30 है, उत्कर्ष। I haven't done math since 1 year, but I did it before that 2-3 times. How should I start now? Is it already been? ठीक है, अगर आपने पहले 2-3 टाइम्स रिवाइज कर रखा है तो ठीक है, जो भी जिससे भी आपने पहले रिवाइज किया था उसी से आप स्टार्ट करो। फोकस रखो पीवाईक्यूज पे, मतलब पीवाईक्यू थीम्स पे। पीवाईक्यू थीम्स का मतलब कि जैसे भाई हम ओडी पढ़ रहे हैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना। लाप्लास पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द यूज ऑफ लाप्लास, और आजकल जैसा आ रहा है स्पेशल फंक्शंस पे देख लिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले 2-3 टाइम्स किया हुआ आपने रिवीजन तो आई थिंक हो जाएगा। कोशिश करो कि शुरू के 45 डेज में हो जाए चीज़ें, हो जाए। हाँ, सोर्स सिंक नेवियर स्टोक वोर्टेक्स मोशन। तो इसमें साक्षी आप सोर्स सिंक वाला पार्ट देख सकते हो, आसान है, बाकी रहने दो अभी। वैसे तो पीछे वाला है वोर्टेक्स पे, पर ठीक है सोर्स सिंक कर लो, बाकी जो आपने किया वो रिवाइज करो। हाँ, और किसी का कुछ डर गया कि जीत है तो अभी आप बस वो नोट्स पे लग जाओ, है ना। रिवाइज करो बस, वही अभी आप ये कर सकते हो कि थोड़ी चीजें प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि भाई जो पीवाईक्यू थीम्स है, जैसे अपन नोट्स में वन स्कैन भी पढ़ेंगे टाइप, या अब पूछने में तो देखो वन स्कैन भी पूछ ले कुछ भी, मतलब वन स्कैन का आइडिया तो होना चाहिए, पर वन स्कैन पे थोड़ी एडवांस चीजें जैसे मान लो हमने की हुई है तो वो सब ठीक है। अभी अभी के लिए आप ये सब पे ज्यादा फोकस रखोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे वाला पोर्शन है तो वो सारे फॉर्म है वो सब इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई अपनी, वो हो गई, मतलब जो भी है इस टाइप की, जस्ट फॉर एग्जांपल उन पे आप अच्छे से फोकस रखो तो हो जाएगी चीजें। कुछ नहीं, अभी आप जैसे टेस्ट वगैरह दोगे और चीजें साथ में करोगे ना तो चीजें मैनेज होगी। सर सर क्या आप क्रैश कोर्स के टाइम पर सर बताते जाओगे कि ये टॉपिक मतलब हाँ थोड़ा हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि हम लोग फोकस ज्यादा उस पर करने, क्योंकि सर बहुत कुछ छूटा हुआ है, जीएस भी सर वैसे ही है। नहीं तो बता देंगे अभी। अभी मैं कुछ सिलेबस है क्या, मैं अभी अभी इसके एंड में बता दूंगा मैं पीवाई की थीम्स क्या क्या है, ठीक है। ओके। अब मतलब उसका मतलब कि वो बहुत बार रिपीट हुआ है, अब ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं से आएगा, पर इन जनरल वैसा रहता है, ठीक है ना। तो हमें एटलीस्ट वो, क्योंकि उन पे आएगा तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो करेगा, वो ये तो कंपटीशन ही है ना, तो एटलीस्ट वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इस बार वो 4 ईयर वाला क्वेश्चन आया है तो वो सबके लिए ये हेडेक था वो, है ना। तो वैसे क्वेश्चन से मेरे को लगता है कि वो इतना फर्क पड़ता नहीं है। पर आप लेट से कि कोई सिंपल क्वेश्चन ही रॉन्ग करके आप वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक या गाउस को रॉन्ग करके आ रहे हो तो वो फर्क करता है। और अभी जैसे क्वेश्चन आ रहे थे स्पेशल फंक्शन पे तो डायरेक्ट डेल्टा वाले का भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है कि भाई वैसे एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप आएंगे, और
करते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट डेल्टा पे इन जनरल, ठीक है। पर ये जो थोड़े अजीब से आए ना, फोरियर हो गया या 3D में जैसे वर्चुअल वर्क पूछ लिया, तो ठीक है, वो नहीं भी करोगे तो आई थिंक उसका इतना असर नहीं होगा, पर जो ट्रेडिशनल चीज़ है ना, वहां से तो चीज़ें होनी चाहिए। सर ओके। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स में थोड़े नए क्वेश्चन है, जैसे इस बार एक नया क्वेश्चन आया था तो वो कृष्णा सीरीज से आया था, तो ज्यादातर कृष्णा सीरीज से ही आते हैं क्या क्वेश्चन? स्टैंडर्ड बुक से आता है यूपीएससी में, जितनी भी ये बुक्स है ना, वो किस वो अपने नोट्स में भी है, वो नोट्स भी स्टैंडर्ड बुक से ही बने हुए हैं। तो सर और कुछ टॉपर से मैंने सुना था कि वो रटते भी थे क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तो सर मुझे ये समझ नहीं आता रटना कैसे और किन क्वेश्चन को रटना चाहिए, मतलब। रटना तो यार ऐसे बोल देगा, रटने का मतलब है उनका कि भाई प्रैक्टिस इतनी बार की थी कि मेमोराइज हो गई चीजें। अब मैथ्स में आप ऐसे नहीं रट सकते, आप समझ के चीजें वैसा माइंड में रख सकते हो ना। तो यस सर। मीनिंग ये है कि भाई उनकी प्रैक्टिस इतनी बार हो गई कि वो चीजें माइंड में बैठ गई। जैसे इस बार ही मेरा श्रवण से जो मतलब हुई चैट, वो मैंने शायद वीडियो डाला है उस पे यूट्यूब पे, तो उसमें वो एक प्रेशर का क्वेश्चन आया फ्लूइड का। तो बता था कि उसने वो इतनी बार कर लिया था, वो 15 टाइम्स कुछ कर लिया था, कि वहां पे उसको 5 मिनट लगे उसमें, एंड दैट्स ए 20 मार्क का क्वेश्चन। एंड इफ यू हैव डन दैट बिफोर, तो वो 20 मार्क्स था, 20 मिनट ही लेगा वो, है ना, यस 15-20 मिनट लेगा वो। तो वो प्रैक्टिस वाली चीज है। अब वो क्योंकि इन जनरल देखो फिजिक्स में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अब इस बार उसने वो वर्चुअल वर्क का दिया था, वो कहीं जो भी बुक्स ने दिया है, इन जनरल देखे हुए क्वेश्चन आएंगे, ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते रहते हैं। तो अब इन क्वेश्चन में अगर आपकी प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम है तो ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प, है ना। तो उनका मीनिंग ये रहता है कहने का। सर और यदि पहले से मैंने कुछ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो उनको मतलब ऐसा याद करने की कोशिश करूँ या छोड़ ही दूँ, मतलब टाइम कम है जैसे? यार कितना याद कर लोगे, मतलब वो देखो कोई भी चीज समझ में आ रही है तो फिर उसको आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ थोड़ा मतलब एक दो स्टेप तो समझ में आ गई, मान लीजिए बीच में ही ऐसा कुछ होता है ना कि ये स्टेप समझ में नहीं आ रही तो उसको याद कर लिया, ऐसा कुछ मतलब? यार मेरे को लगता नहीं वो सब चीजें माइंड में रहेगी ज्यादा। हाँ वही। तो ऐसे तो बहुत कम है ऐसी चीजें। मान लो कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बहुत रिपीट टाइप की चीज है, तो ठीक है वैसा कुछ कर सकते हो, पर वो मेरे को लगता नहीं कुछ ज्यादा दिन चीजें टिकेगी वो माइंड में। हाँ वही। बाकी मॉडर्न वगैरह में हेल्प करती है थोड़ी मेमोरी, मतलब समझ के वो उसमें मॉडर्न में अगर आपको माइंड में रहती है चीजें, तो उसमें टाइम भी कंज्यूम नहीं होता लिखने में, और होती भी है चीज़। यस सर। सर और जिसका बहुत टाइम से अभी रिवीजन नहीं हुआ है तो पहले कॉन्फिडेंस के लिए पेपर 1 ही रिवाइज करना चाहिए, या फिर 2 भी कर सकते हैं ऐसा, यदि लग रहा है कि 2 वीक है तो मतलब स्टार्टिंग? टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो करो ना, यस सर। ऐसे करो। उसमें वो ऐसे रखा है कि जो थोड़े आपस में कनेक्टेड है उन टॉपिक को रखा है साथ। जैसे कि अच्छा कुछ में ऐसे नहीं है, ऐसे जैसे मान लो आप कैलकुलस कर रहे हो तो रियल कर लो साथ में, यस सर। वेक्टर कर रहे हो तो ज्योमेट्री कर लो साथ में, है ना। और लीनियर और मॉडर्न सर और एक्स बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया तो जो कल वाला टेस्ट है वो नहीं दे पाऊंगा, तो फिर कैसा शेड्यूल करूँ? सेकंड टेस्ट से चालू फॉलो कर लूँ या फिर इसको फर्स्ट को सेकंड से कर भी लो। मतलब? ठीक है। सेकंड से कर लो, पर बीच में फिर ऐसा 2 पेपर एक साथ दे देना, मतलब एक साथ में, मतलब कि हाँ 7 डेज में 2 पेपर दे देना। यस सर। और सर एक लास्ट चीज है सर, मैंने ये देखा हूँ कि जैसे मैं अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रिवाइज कर रहा था, एक ही टॉपिक उठा के रिवाइज करो तो थोड़ी ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी कम रहती, तो क्या 2-3 टॉपिक पैरेलल में चलाना चाहिए मतलब, या फिर? नहीं नहीं नहीं, एक साथ में करो यार, मतलब वैसा कुछ नहीं है। मतलब आप साथ एफिशिएंसी बढ़िया है अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे मैंने मान लो कॉम्प्लेक्स किया मैंने नोट से, हाँ एंड अगर मैं क्वेश्चन करने मतलब मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं ठीक से, पीवाई वगैरह भी तो करोगे ना उसके बाद, तो ठीक है। हाँ। वो बढ़िया एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो कोशिश करो कि शुरू के 45 डेज के अंदर हो जाए चीज, 2 इटरेशन। मतलब एक तो हो जाए, ठीक है ना। यस। हेलो हाँ सर, थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है बट स्टिल आई आस्क सर। जैसे आपसे मैंने बात हुई थी तो आपने बोला था 550 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स से वो 550 क्वेश्चंस मैं अच्छे से कर लेता हूँ एंड पीवाईक्यूज कर लेता हूँ 2010 ऑनवर्ड्स। तो सर मतलब एग्जाम में इन टाइप पे क्वेश्चंस आते हैं लेट्स से, तो क्या मैं 250 प्लस एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन मैथ्स, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ऐसा। यार ये कर लोगे तो हो जाने, मतलब उसमें क्या है कि वो सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ना ऑलमोस्ट सारी थीम्स पे। अब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इस बार आए 4 ईयर वाला आ गया, ठीक राइट है। सर। तो वो उस टाइप के वो सबके लिए तकलीफ है। अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लोगे ना, पीवाईक्यू राइट सर। 30 वाले क्वेश्चन, तब भी 250 तक लाए जा सकते हैं। मतलब ओके। पीवाईक्यू अच्छे से कर लिए, और पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं है कि अपने से वही क्वेश्चन बने, जैसे भाई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पीवाईक्यू है, कर लिया आपने, अब उसका क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो वो होना चाहिए आपको, यू शुड नो द प्रोसेस। कैनोनिकल फॉर्म्स के क्वेश्चन है,
अब लास्ट ईयर आया उसने थोड़ा फ्रेम करके क्वेश्चन दिया, पर है तो कैनोनिकल फॉर्म का वो, तो प्रोसेस वही सब करना है। तो मतलब अपनी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि भाई हमने सब करके भी उसको कट कर रहे हैं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस नहीं है उस लेवल का, तो वो नहीं करना है। तो बाकी ये जो स्टैंडर्ड थीम है क्वेश्चन ज्यादातर तो वही रहते हैं एक्चुअली, बस वही है कि एरर हो जाती है या थोड़े पैनिक हो जाते हैं, दो ही चीज होती है मैथ्स में। अगर एक राइट। तो आपका कंटेंट करा हुआ है तो फिर ये दो चीज होती है। अब देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हर साल आने हैं, इस बार भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन दोनों पेपर में आएंगे, तो उनसे फर्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि वो राइट ज्यादातर सर। वो नहीं करेंगे उसको। ठीक है ना, पर ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स हो गए, ये जितने भी स्टैंडर्ड पीवाईक्यू थीम्स है, इन पे क्वेश्चन बनने चाहिए आप, तो वो तो सारे आएंगे ही थीम्स उसमें ना, यस तो सर। वो हेल्प करेगा। सर ये टेस्ट्स कब से, मतलब जैसे मैं तो प्लान कर रहा हूँ कि जुलाई एंड तक के थोड़ा मेरा रिवीजन वगैरह चलता ही रहेगा, तो मतलब टेस्ट्स कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं, जिनकी वजह से मैं एफएलटी दे नहीं पाऊंगा, तो फिर कब से बेर मिनिमम लाइक इतने टेस्ट इतने तारीख से तो शुरू हो जाने चाहिए, सर डेट नंबर। यार मैं तो ये बोलूंगा कि आप मार्क्स से अफेक्ट मत हो, ठीक है ना। तो जैसे कि सेक्शनल टेस्ट है उसमें लेट से 3 टॉपिक्स है, आपने अगर 2 टॉपिक्स कर लिया ना तो 2 टेस्ट। भाई आपको पता है ना कि जैसे पहला ओडी पीडी का और कैलकुलस का है, आपने ओडी पीडी किया है, कैलकुलस के क्वेश्चन नहीं बन रहे आपसे, बट यू नो दैट आपने नहीं किया है, तो ठीक है। मतलब एट द एंड आपको तो, मतलब ये तो मॉक्स है ना यार, इसमें तो जो भी मार्क्स आएंगे ऑफकोर्स उससे हमें सीखना ही है, उनसे हमें डिमोरलाइज नहीं होना है, या ठीक है ना। तो टेस्ट वगैरह से आपको यही सीखना है कि भाई जैसे मान लो आप कल टेस्ट लिखा आपने, या जब भी लिखा, आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, तो वो गलत, मतलब गलत चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए वो, तो वो उसमें आप देखो कि क्या मिस्टेक किया आपने। तो उससे एक चीज़ ये भी रहेगी कि अगर वो मिस्टेक आपने की है, तो चांसेस है कि वो मिस्टेक आप एग्जाम में नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखो। अब मान लो कुछ ऐसा थोड़ा रैंडम टाइप का क्वेश्चन आ गया टेस्ट सीरीज में, तो वो रॉन्ग हो रहा है, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है कि भाई ठीक है, वो जैसे यूपीएससी में भी एक दो क्वेश्चन वैसे आएंगे तो वैसा क्वेश्चन मिल सकता है। पर वो जैसे मान लो कि कोई ऐसा आ गया जो कि बहुत रेयरली पूछते हैं, तो वो गलत हो रहा है, तो उसमें इतना टेंशन वाली बात नहीं है। पर पीवाई की थीम से रॉन्ग हो रही है तो उसमें आपको वर्क करने की जरूरत है, ठीक है ना। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आई हैव दिस डाउट कि अभी हम किस किस मेजर टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, जहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वी कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, लाइक some major topics where we should focus on. देखो जो पीवाई की थीम्स है ना, उस पे काम करना चाहिए, Yes, sir. ठीक है ना। मतलब वो Okay. कैसे समझ में आएगा हमें, जब हम पीवाई क्यू करेंगे तो हर टॉपिक में समझ में आ जाएगा कि भाई देखो ऐसे तो ऑलमोस्ट जो सिलेबस पे हर चीज़ पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पर एक में लेट से कि जैसे यूनिकनेस थ्योरम का एग्जांपल ले लें, तो वो अभी लास्ट 15 ईयर में शायद वो पहली बार ही है। और एक अगर अपन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाली चीज़ पूछें तो हर अल्टरनेट ईयर या हर साल आ रही है वो, तो हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास टाइम है तो वी शुड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन यूनिकनेस थ्योरम एज वेल, बट अगर मान लो अपने पास उतना टाइम नहीं है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुड नोट करो, तो वैसा करेंगे तो वो तो जैसे अपन पीवाईक्यू करेंगे उसे समझ में आ जाती है कि कौन सी थीम है। अभी मैं अभी एंड में बता भी दूंगा मैं सिलेबस लेके कि कौन कौन सी चीजें पीवाईक्यू ज्यादा पूछते हैं। और सर मैंने ना जैसे खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, पर आई वाज फॉलोइंग कनिष्क कटारिया सर्स नोट फॉर शॉर्ट रिवीजन, उनके नोट्स अपलोडेड थे। तो अभी जैसे हम ये थीम्स वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो वहां से इफ इट इज पॉसिबल, क्या आप कुछ शॉर्ट नोट्स दे देंगे कि जिससे हम जो मेजर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो वी कीप ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम योर नोट्स, ऐसे करके कुछ। शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसे मैंने भी नहीं बनाए एक्चुअली तो शॉर्ट नोट्स, देखो शॉर्ट नोट्स आप ठीक है जो आप अगर उन कनिष्क कटारिया के फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं बहुत लोग उनको फॉलो, ठीक है ना। तो ओके सर। ठीक है, कुछ नया आता तो उसी में ऐड कर लेना। ओके सर, थैंक यू। Sir, for topics outside LPP and numerical analysis, do toppers use calculator for any shortcuts or tricks? कुछ कुछ जगह काम आ जाती है, लाइक इन मैट्रिसेस इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय सम एलिमेंट्री ऑपरेशन, so to verify that we can use that inverse concept of matrices in calculator, है ना। Similarly in complex analysis sometimes definite integral will be asked by the help of contour integration,
So we solve through that method, but at the end we can use the calculator to see whether our answer is correct or not. So that way, there are, in fact, there is this channel by Poroshud. So you can refer that. I think not much videos, 2-3 videos are there. So he has mentioned in which part we can use the calculator. Can you repeat the name? Poroshud, he was, I think, 29th, all India rank 29 in last year, I think. Sanket Okay. में. Thank you, sir. ठीक है अभिषेक, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो ठीक है। एक चीज जो और है, अभी जैसे मैं पीवाईक्यू जब कर रहा हूँ हाँ तो मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स भी है क्या जिसके फॉरेस्ट के भी हमें देखने चाहिए? आपने पहले किया क्या फॉरेस्ट का? फॉरेस्ट का जब मैं फर्स्ट टाइम किया था, मैंने किया था प्रीवियस क्वेश्चन फॉरेस्ट का। तो वो कहीं लिखे आपने? हाँ लिखे हुए, हाँ लिखे हुए। उसमें मतलब गो थ्रू हो सकते हो उसमें, जो थोड़े मतलब सीएससी टाइप की चीजें लग रही है ना। हाँ हाँ जैसे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा है इन्हें, कंसेक्यूटिव नॉर्मल्स, इसमें वेक्टर एनालिसिस में। हाँ तो वो फॉरेस्ट का पीवाईक्यू है, उसे अपने नोट्स में था वो, पर वो फॉरेस्ट का पीवाईक्यू है। समझ गया। तो हाँ कुछ कुछ वैसे अगर आपने कर रखे हैं तो आई हम्म, थिंक देख लेना चाहिए। ठीक है, जिनका मतलब पहले कर रखा है उनका देख सकते हाँ हैं। हाँ, अभी नहीं, अभी तो कोई नया करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। तो पहले जो चीज कर रखी है ना अगर आपने फॉरेस्ट की, वो अदरवाइज सीएससी की तो करनी ही है अगर। हाँ हाँ ठीक है। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में जो थोड़े अगर बिल्कुल नहीं किया है जिन्होंने, तो वो आप क्या करो, जो 12th में पढ़ी है ना आपने, एटलीस्ट वो पार्ट कर लो। जैसे प्रोजेक्टाइल वगैरह हो गए, है ना, डायनेमिक्स स्टैटिक्स में प्रोजेक्टाइल हो गए, एसएसएम, ये सब हम पढ़ते हैं तब। ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें इधर भी है, तो प्रोजेक्टाइल में थोड़ी हायर लेवल पे भी ये चीजें, पर कुछ कुछ जैसे क्वेश्चन देते हैं कभी आसान भी आते हैं। जैसे आई थिंक 1-2 साल पहले उसने वो फोकस का लोकस पूछ लिया था, तो वो आसान ही है। तो एटलीस्ट ये वाला पोर्शन देख सकते हो अगर मान लो इजी पोर्शन आ गया। और कुछ क्वेश्चन जो आपको 12th की नॉलेज से बताते हैं, जैसे कि फोर्स बैलेंस, एनर्जी कंजर्वेशन, उससे भी यू कैन सोल्व सम क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स। बाकी जो है वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ वर्चुअल वर्क, दीज आर इम्पोर्टेंट, बट शुरू के क्वेश्चन देख लो साक्षी, अगर कर पाओ तो। बाकी जो पोर्शन आपने किया है एटलीस्ट वो अच्छे से करो। मॉडर्न में सिर्फ रिंग थ्योरी बाकी है, उससे कैसे करो यार? रिंग थ्योरी में आप क्या करो कि शुरू की जो रिंग वाले क्वेश्चन है, और उसमें 2 थ्योरम है, एक R/M और एक R/I, आइडियल्स पे बेस्ड, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल पे। तो बहुत बार पूछा है उस पे, उस वो थ्योरम के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट दोनों के, और उन पे बेस्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया ZX/X, और 1-2 साल पहले भी आया, इंटीग्रल डोमेन पे बना के क्वेश्चन दिया था उसने। ठीक है ना, तो उनपे बना के भी दे देता है क्वेश्चन, मतलब जो ये जो भी स्टैंडर्ड बुक है उनमें नहीं होते, पर वो थ्योरम अच्छे से कर लोगे। वो 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। बाकी रिंग बेसिक की, अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया रिंग का या आइडियल का, तो वो कर पाओ। बाद वाला छोड़ सकते हो अगर नहीं किया पहले, तो वो PID वगैरह वाली बाद की चीजें वो छोड़ सकते हो। ओको जिसने किया हो तो करना चाहिए। सर एक और तो चीज पूछना था हाँ मुझे सर, जैसे मेरा अभी मैं लिखने बैठता हूँ तो मैं टाइम पे कंप्लीट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ सर, वो क्या प्रैक्टिस से ही ठीक होगा हाँ, वो सर? प्रैक्टिस से होगा। वो आप टेस्ट लिखो, आप एक भी टेस्ट मत छोड़ो, है ना। टेस्ट ठीक लिखो आप, वो होता है। पर वो अगर टेस्ट लिखोगे आप, तो वो चीज कवर होगी। है, ठीक। फोर टॉपिक्स अदर देन LPP एंड NA, आर देयर एनी कैलकुलेट? अच्छा, ये बताया मैंने अभी ना। सर एक डाउट था। हाँ हाँ, अ, लिखा हुआ। सर जैसे मैंने 2024 मेंस के बाद मैंने मॉडर्न किया था, मतलब मैंने आपसे डाउट्स वगैरह भी पूछे थे, तो मैंने लाइक ग्रुप्स के होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म वहां तक किया था। फिर रिंग्स से नहीं किया था मैंने, फिर मैंने फिजिक्स के कुछ पोर्शंस मेरे बचे थे तो मैंने वो कवर किए थे। तो अभी जैसे रिंग्स बचे जो जो आपने बोले अभी आइडियल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो वो मैं क्रैश कोर्स के साथ कर सकती एंड उसके बाद टाइम देके उसको कवर कर सकती कि मतलब पहले कर लूँ उसको? नहीं, जो क्रैश कोर्स में ना, क्रैश कोर्स के साथ चलो। ठीक है ना। ठीक है। जैसे ये LPN है, ये पहले कर लो आप, क्योंकि ये उसमें होने नहीं है। उसका कुछ PDF में शेयर करूंगा आज। तो ये पहले कर लो, बाकी आप साथ में करो। अगर ऑफकोर्स आपको टाइम मिल रहा है तो कर सकते हो और चीजें भी।
बट साथ में जैसे मान लो कि क्रैश कोर्स में ओडी हो गया, पीडी हो गया, तो फिर बाद में नहीं बचना चाहिए वो। हम्म मेक श्योर दैट कि वो एटलीस्ट उसके साथ चीजें हो। सर टाइम मिल रहा है तो भी लाइक मैं सोच रही थी, जैसे पिछले बार भी पेपर में मेरे से यही गलतियां हुई थी कि जो टॉपिक्स मैंने छूटे हुए थे मैं चाह रही थी कि मैं वो कर लूं, लैग्रैन्जियन हैमिल्टोनियन मैंने किए थे बट क्वेश्चंस ही नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने कर रखा है फिजिक्स वगैरह, मैं उसको ज्यादा ब्रशअप करूँ ताकि उसके क्वेश्चंस मेरे ना छूटे। एंड मॉडर्न फिर क्रैश कोर्स के साथ ही कर लूंगी, मतलब वैसे करके। हाँ, देखो प्रायोरिटी तो यही रखनी है, जो चीजें हमने कर रखी है ना एटलीस्ट वो अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो जो भी चीज अभी आप नए करोगे ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम्म और जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप वो एग्जाम में उसको एंड में ही करोगे और एरर के चांसेस भी रहेंगे। तो ऑफकोर्स मतलब पहले जो कर रखा है वो करो, और बाकी टाइम है तो चीजें करनी है। पर जैसे ये बताया मैंने R/I या R/M ये बहुत बार पूछता है, तो ये तो क्रैश हम्म कोर्स में भी करेंगे, इस पे क्वेश्चन थ्योरम की इन दोनों के प्रूफ भी करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लेनी चाहिए। ठीक मतलब है। ये और तब सर बाद में कर लेना उसमें। हाँ हाँ, और एक मैंने मैसेज में शायद पूछा था आपने नहीं देखा, मैं पूछ रही थी कि जैसे 2024 में आपने बताया कि कुछ पीवाईक्यू थीम से हटके क्वेश्चंस आए थे, जैसे फोरियर आ गया था या यूनिकनेस पे बहुत टाइम से नहीं आया था, तो मतलब क्रैश कोर्स में उस टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है इस बारी, मतलब क्वेश्चंस में? हाँ इंक्लूड करेंगे, पर वही है कि प्रायोरिटी आपकी वैसी होनी चाहिए कि वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो। अच्छा। करेंगे ठीक इंक्लूड। ठीक है सर, ठीक। Sir, for the questions discussed in crash course, will there be solutions also? वो डिस्कस करेंगे, मतलब मैं पूरे सॉल्व करता हूँ ऑलमोस्ट Oh, live. क्लास। हाँ Uh, so I've taken the test series. Now, can I switch to crash course by paying the balance वो amount? कर सकते हो उसमें। Okay, I'll message you. ठीक है, और किसी का कुछ मिस हुआ क्या में से? वीक में 6 क्लासेस और 5 क्लासेस। यार 5 ही है अभी तो। देखते हैं, अगर ऐसा लगा कि जो अपन ने शेड्यूल बनाया उससे आगे बढ़ रहा है तो बीच में हो सकती है, पर इन जनरल 5 रहेगी। मतलब जो लास्ट डेट है ना उस तक खत्म करेंगे अपन उसको, मतलब उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। एरर के लिए क्या किया जाए, एक लिस्ट बन कॉमन एरर्स की। यार ये बताया ना मैंने आपको, ये 2-3 चीजें जो शुरू में जैसे मैंने स्टार्ट किया था वो करनी है। बाकी खुद की भी एरर हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि मैं इंटीग्रेशन कोसेक्स को साइन एक्स ना लिख के माइनस साइन एक्स लिखता हूँ हर बार, ऐसा है ना। ऐसी कुछ एरर हो जो बहुत ही माइनर एरर है पर पूरा क्वेश्चन पूरे मार्क्स खा जाएगी, राइट। तो ये सब आपकी खुद की इंडिविजुअल कुछ कुछ एरर है ना, उस पे आप वर्क करो। या कुछ एरर भी कि अपन ने कुछ लिखा, लेट्स से डिवीजन में कुछ चीज लिखा, ऐसे फैक्टर को वेव कट जो नहीं कट कट करना था, ऐसा कुछ। तो वैसी कुछ एरर प्लस माइनस की एरर होगी, ये सब आपको लिखना। पर ये मिनिमाइज करने के तो वो 2-3 स्टैंडर्ड तरीके हैं जो कि प्रैक्टिस से आएंगे, मतलब वो बिल्कुल ऐसे नहीं आएंगे जैसे अपन कोई कंटेंट नहीं किया तो कर लें। एरर में तो प्रैक्टिस करो, ट्राई टू नोट एस्केप एनी स्टेप्स, और ट्राई टू री-वेरीफाई योर आंसर। Try this thing in the test. If we give last 1 minute to every sub part, then are we able to complete the paper at the same time, and we are improving our accuracy. तो ये चीजें you try in the test, जब टेस्ट सीरीज की टेस्ट दे रहे हो तब, या घर पे भी जब आप 3 आवर्स की चीज करके कर रहे हो तब ये ट्राई करो। और ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स के लिए। इनफैक्ट बहुत से एग्जाम्पल है जिनके कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में सिर्फ एरर्स का ही फर्क है। जैसे अभी डागा लास्ट, आई थिंक लास्ट बैच में अभी डागा, तो उसके उससे पहले 230 कुछ मार्क्स थे, इस बार उसके 280 प्लस थे। और वो एरर्स पे काम किया, उसकी मैथ्स पहले भी अच्छी थी, बस एरर हो गई उससे। तो एरर वाली चीज़ पे काम करना है, और वो कर सकते हो आप टेस्ट के साथ। टेस्ट बिल्कुल दो आप टाइम पे, टाइमली चीज़ें बिल्कुल एग्जाम टाइप ट्रीट करो इनको, और कुछ फीडबैक मिलते हैं उन पर भी काम करो, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर रखो आशीष। मॉडर्न में अच्छा ये मैं बता दिया। सर जो जैसे मैथोक्रेट ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका सिर्फ मतलब पिछले 2-3 साल का ही QC भी आपने बना रखा है या फिर पहले के भी कुछ बना रखे हैं जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर खुद से प्रिंट करके हमें खुद से ही उसको सॉल्व करके एक जगह बनाना हो तो ऐसा कुछ है क्या बना मतलब रखा? सॉल्यूशन के साथ? नहीं, मान लो सिर्फ क्वेश्चन ही है लेकिन क्वेश्चन आंसर बुकलेट फॉर्म में है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल अच्छा का। उस टाइप नहीं है, हाँ उस मतलब टाइप आप का। बोल रहे हो जैसे कि बुकलेट अपन लेते हाँ हैं। हाँ वैसा। वैसा नहीं है, मतलब वो उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है,
2010 से अभी तक के, समझ गया, सोल्यूशन वाले उसकी जरूरत होगी तो बता देना। ठीक है। ये भी सही आइडिया, वैसे ये बनवाएंगे। सर वो हेल्पफुल रह जाता है, जैसे मैं टैबलेट पे बहुत चीज़ें सॉल्व करता हूँ, तो मैं मतलब उसी पे सोल्यूशन बन सकते हैं, या प्रिंट आउट करके फॉर एग्जांपल खुद से बना सकते हैं सोल्यूशन। हाँ नहीं, वो सही है। और उसमें तो मार्क्स भी हमें पता है, तो उस हिसाब से स्पेस भी दिया जा सकता है। जैसे ठीक है। और किसी का कोई इश्यू? 3D, 3D में कॉनिकॉइड है तो ठीक है, नहीं किया तो अभी तो फिर ठीक है। उसका कैनोनिकल फॉर्म होती है, उसमें भी लास्ट में वो देख लो, आसानी होती है, पूछ लेता उससे। बाकी 3D में जो प्लेन और स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन है वो रॉन्ग नहीं होने चाहिए, स्पेयर वाले क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, कौन और सिलेंडर ये पोर्शन आसान है, ये कर लो। लास्ट ईयर कॉनिकॉइड पूछा ही नहीं उसने पर ये कॉनिकॉइड में जनरली थोड़ा कुछ कुछ जगह मेमोराइजेशन वाली जरूरत पड़ती है। बाकी ये जो मैंने बोले ना अभी टॉपिक, इनमें आप कर सकते हो, ये करने भी चाहिए, ये आसान है। स्पेयर हो गया, कौन सिलेंडर हो गया, स्ट्रेट लाइन और प्लेन हो गया। अगर 4 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 इन्हीं से आने हैं। पिछली बार तो सारे इन्हीं से आ गए थे। ठीक है ना। और 3D में पीवाई की इंपॉर्टेंट है, पुराने भी कर पाओ तो अच्छी बात। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अभी मेंस में, जैसे तो मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या सोचा, जैसे जून जुलाई अगस्त का मैथ्स के लिए क्या किया। आप एक बार वो बता दो मुझे कि कुछ गड़बड़ ना हो उसमें, ठीक है क्या ये प्लानिंग? जैसे ठीक है। अभी मैंने जून में ये सोचा है कि हमारे जैसे 29 जून तक हो जाएंगे जो सेक्शनल है आपके मैथोक्रेट वाला, मैंने अभी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो उसके साथ साथ मैं अपने जो भी नोट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लूँ सिलेबस के सारे, मतलब वो सारे टॉपिक्स हो जाएंगे 29 जून तक। और उनके जो PYQs आए हुए हैं, जैसे आपने 10 से बोला है, तो वहां से लेके और अब तक वो अच्छे से कर लूँ उन टॉपिक्स पे। और उनमें से जो भी जैसे शॉर्ट नोट्स तो मेरे तैयार हैं हर चीज के, तो जो PYQs मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट हैं उनके जैसे एक नोटबुक में कि फर्स्ट पेपर के लिए सभी वो अच्छे से लिख लूँ, जो भी मतलब जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे है तो उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, ताकि उनको जुलाई और अगस्त में उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करती रहूँ, बार बार प्रैक्टिस करती रहूँ और FLTs देती रहूँ मैथोक्रेट के जो भी हैं वो साथ में। तो ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई इश्यू? और सिलेबस, अच्छा ये आपका ही डाउट था, ठीक है। और किसी का मिस किया है क्या मैंने? अगर चैट में मिस किया तो आप दोबारा लिख दो, किसी का डाउट मिस हुआ है। आई डन ओनली वन इटरेशन एट। ठीक है, अभी एक इटरेशन अभी करना होता है, सभी को अभी करना होता है, तो ये कर लो अभी मनदीप। 40-45 डेज में ये जो चीज़ें ना ये कर लो, अभी हो जाएगी चीज़ें। एक्चुअली ये बेस्ट टाइम रहता है जो भी तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ाई इसी टाइम में होती है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। इसको अगर सही से यूटिलाइज करोगे तो ये बहुत ही फ्रूटफुल टाइम है। आई एम नॉट फीलिंग इट। अच्छा ये तो ठीक है, शॉर्ट नोट नहीं बने तो थोड़ा हाँ, कनिष्क कटारिया की नोट्स लिख रेफर करो आप, सही है वो नोट्स। कुछ क्वेश्चन, निखिल क्वेश्चन आपका ये हुआ क्या एड्रेस? रिसेंट ट्रेंड कुछ क्वेश्चन के डेरिवेशन से भी आ रहे हैं, लाइक रियल एंड। यस सर पूछ लेना। Here, so some good marks in paper one this year. Can we focus more on one paper like paper one and try to get average marks in paper? नहीं यार, ऐसा मत करो आप, जिसमें अच्छे हो ना टॉपिक वो अच्छे से करो, क्योंकि हर साल कैसे क्या पेपर, पेपर वन में एक्चुअली इफ यू वांट मेक एरर्स ना तो यू विल गेट गुड मार्क्स। पेपर वन इज marks in paper one are less due to errors. The topic in paper one are not that tough, right? In paper two sometimes what happens that in that PD LPP numerical there are chances of error, as well as paper 2 in general have more basically questions whose answer will go more wider, उस टाइप की चीजें हैं उसमें, या टफर बोल लो उसको, टफर पोर्शन पेपर 2 में उस टाइप के हैं। तो दैट्स व्हाई इट हैज ऑलवेज बीन ए चैलेंज टू कंप्लीट पेपर 2 ऑन टाइम। तो वो प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप कर लोगे। जैसे श्रवण बता रहा था कि ही यूज्ड टू कंप्लीट बोथ पेपर बिफोर 30 मिनट, तो आपकी उस टाइप की प्रैक्टिस है तो। पर इन जनरल आई फेल्ट दैट पेपर 2 इट इज वेरी टफ टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम।
तो आपकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट पेपर एंड इन जनरल पेपर टू फेस गुड मार्क्स लिविंग दिस ईयर असाइड। बाकी टाइम हमेशा उसमें स्केलिंग कम रहती थी, तो पर अभी शायद जनता ज़्यादा मेहनत भी कर रही है पेपर 2 पे, उस हिसाब से लग भी रही है चीज़। ठीक है ना, तो ऐसा मत करो कि पेपर 1 कम पेपर 2 नहीं, दोनों में जो टॉपिक में आप अच्छे हो ना यू प्रायोरिटाइज दोज, जिसमें आपको थोड़ी वीक, जिस टॉपिक में आप वीक हो एटलीस्ट उसके इजियर पोर्शन तो कंप्लीट कर लो। जैसे फ्लूइड वगैरह के लेग्रांजेस, ये मैकेनिक्स फ्लूइड के लेग्रांजेस, हैमिल्टन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टॉपिक नहीं छोड़ने के भी, और उधर स्ट्रीमलाइन के जो भी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के स्टार्ट के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, सोर्सिंग के स्टार्ट के क्वेश्चन, ये नहीं छोड़ने के भी। ठीक है वरुण, मेन क्वेश्चन वाज हाउ टू डिवोट टाइम अलोंग विद क्रैश कोर्स फॉर अबाउट टॉपिक। क्रैश कोर्स के साथ ही करो आप चीजें, जैसे अभी 2 जून से शुरू हो जाएगा, उससे पहले एलपीपी न्यूमेरिकल कर लो आप, क्योंकि वो क्रैश कोर्स में नहीं होंगे, राइट? तो वो कर लो आप, बाकी चीजें क्रैश कोर्स के साथ अलाइन करो। अगर लेट्स से क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और आपको टाइम मिल गया उसके बाद भी, तो फिर आप अपने नोट्स के जो क्वेश्चन है वो कर लो साक्षी। ठीक है ना, ऐसा इन जनरल देखा मैंने कि वो उसी के मतलब वो हेक्टिक ही रहती थी, तो उसके साथ कोशिश करो कि ऐसा नहीं कि क्रैश कोर्स में ओडी हो गया तो फिर नहीं बचना चाहिए आपका, ओडी उस दिन खत्म होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सबके डाउट हो गए क्लियर। ठीक है, फिर और किसी का कोई इश्यू? ऑन डेली बेसिस मिनिमम कितने हाउस मैथ्स को दें? अभी मेजर पोर्शन मैथ्स को दो अभी, ठीक है ना। मतलब कोशिश करो कि शुरू में ये चीज़ें हो जाए, मतलब एट द एंड देखो आपको अपने हिसाब से चीज़ें बैलेंस करनी है, पर मेरे हिसाब से मैथ्स में ज़्यादा टाइम जाएगा अभी शुरुआत में। ठीक है, वो जाता है सब कोई। सर ठीक है, तो किसी का, सर हाँ क्रैश कोर्स का प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब हम लोग थ्योरी सर बहुत टाइम से जरूरी छूटा नहीं हुआ होगा, देखिए। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सर थ्योरी पढ़ के आऊंगा सर, क्वेश्चन आप हाँ कराएंगे उसके बाद पीवाईक्यू अच्छा, हाँ करना है हम जो, लोग। हाँ थ्योरी पढ़ के आना, मतलब जो क्रैश कोर्स में है ना, जैसे कि मान लो कल ओडी के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो आप थ्योरी देख के आ जाना उसकी। ठीक है ना, वहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे और उसके थ्रू मान लो कहीं कोई इंपॉर्टेंट, जैसे हमने मान लो क्वेश्चन लिया जो जैसे इस बार आया था वो यूनिकनेस वाला, तो उसमें फिर बता दी भाई यूनिकनेस थ्योरम ये है। ठीक है ना, तो ऐसे ओके ऐसे करेंगे, जैसे कि भाई वर्चुअल का क्वेश्चन आया तो वो भी क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाएगा कि भाई वर्चुअल वर्ग ऐसा होता है, तो इन जनरल सर थ्योरी पे थ्योरी फोकस नहीं होगा हमारा। थ्योरी खुद करके आने से फिर आप क्वेश्चन कराओगे उसके बाद क्वेश्चन सर करेंगे पीवाईक्यू अपना, खुद करना है। हाँ ऑफ कोर्स, जैसे कोई क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि भाई कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, वो जो डेफिनेट इंटीग्रल की 2 थ्योरम्स है, तो उसका यूज हो रहा है, तो आई विल मेंशन दैट, और वो ओके ओके एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो चीजें, तो फिर वो स्पीड से चीजें चलती है। ओके। ठीक है, ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन सेम ही रहेगा दोनों, बस ऑफलाइन वाले सामने बैठेंगे, ऑनलाइन वाले जैसे अभी मैं बैठा हूँ ऐसे रहेंगे जैसे आप बैठे हो, तो वो तो सेम ही क्लास रहती है, कहीं पे भी कर सकते हो आप। ठीक है, सर आपको मैसेज एक किया था सर, आप देख लेना सेशन के बाद अभी इस पे या मतलब? टेलीग्राम पर। ठीक है, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, मतलब ये बहुत से मैसेज आ रखे हैं। अभी कुछ डाउट से रिलेटेड है क्या कुछ आपका मैसेज? नहीं सर नहीं। ठीक है, वो मैं राइट। देख, ओके ठीक है, चलो फिर करो अच्छे से मेहनत, कोई भी दिक्कत रहेगी आप लोगों को जिस भी रेस्पेक्टिव ग्रुप में हो आप डाउट पुट करना, वो उनके आंसर मिलेंगे आप, ठीक है ना। आप किसी भी ग्रुप में हो, टेस्ट सीरीज में हो, क्रैश कोर्स में हो, या किसी मतलब कभी 2 साल पहले लिया होगा तो उसका भी ग्रुप होगा ना, तो उसमें भी पुट करो तो वो आंसर मिलेंगे आप, ठीक है ना। बाकी मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। अब जो टेस्ट सीरीज में है वो शेड्यूल पे कोशिश करो टाइम उसको देने की, क्रैश कोर्स वाले क्रैश कोर्स की शेड्यूल से अलाइन करो। ठीक है, सर हाँ राहुल बोलो। सर मैं तो मतलब अभी तक फर्स्ट एडिशन हुआ है, मतलब कि उसमें से भी फ्लूइड बचा है, फ्लूइड का आधा पार्ट किया था और आधा बचा है, तो मतलब मैं सोच तो रहा था कि क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लूँ,
बट सर एक चैलेंजेस वो है कि मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स मैंने शायद कल या परसों मिला था आपसे, मेरे 78 आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा एक डाउटफुल स्टेज में है फिर भी, कि पता नहीं 78 पे हो गया या नहीं, तो मतलब आपने क्या टेस्ट सीरीज तो ले रखी है शायद ना? अभी ज्वाइन करूँगा, अभी नहीं लिया है बट लेना है, अभी आज लेना है फिर मतलब। ठीक है, मतलब आपको मतलब देखो तैयारी करनी है, आप ऐसा मान के चलो, अभी तो ये कीज तो बहुत वेरी करती हुई है ना? हाँ तो आप वही है कि तैयारी तो शुरू कर दो, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है लेट से, और मान लो मतलब हो जाए, पर नहीं हो तो आप सेक्शनल में शिफ्ट हो जाना। नहीं, 78 सी सेट, मतलब थोड़ा सा 11-12 मार्क्स का गैप है, बट फिर भी थोड़ा सा एक डर सा बना हुआ है कि अंदर से कि पता नहीं। नहीं यार, वो ऐसा सोच के ही करो आपकी, ठीक है हो जाएगा। अब देखो वो तो रहता है, प्रीलिम्स तो डाइस ही है, उसमें तो एक नंबर से इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना? पर आप यही करो अपनी, देखो आपको मतलब वही है ना कि अभी आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि फिर फाइनल मेरा अटेम्प्ट, हार्ड हो गया सर। मतलब अभी दोगे ना आप एग्जाम? हाँ हाँ ठीक है ना, तो आप करो अच्छे से तैयारी। बाकी मेरे को मैसेज कर देना, वो कुछ इश्यू नहीं है, मतलब आप बाद में कर लेना वो सब, आपको लिखना है तो अभी से लिखना शुरू कर देना, ठीक है ना? ठीक है सर, ओके थैंक यू। चलो ठीक है, फिर करो मेहनत सब अच्छे से, करें एंड इसको फिर। सर आप वो सिलेबस में टिक करवा रहे थे अच्छा अच्छा, हाँ, इम्पोर्टेंट थी। एक मिनट। हाँ देखो इसमें जनरली जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बार पूछे हैं, जैसे पहला टॉपिक हमारा पेपर वन का सेक्शन ए में लीनियर अलजेब्रा, राइट? इसमें वेक्टर स्पेस ओवर आर एन सी, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, तो इस पे इन जनरल कमी आए हैं, पर ये तो हमें पता होना चाहिए। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस कैसे देखनी है, राइट? बेसिस डिमेंशन, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक रैंक नलिटी थ्योरम होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। और अभी आजकल जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं कि आपको लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक मैपिंग होगी, राइट? तो वो दिया हुआ है, तो उसका इनवर्स निकालना, राइट, या उसकी मैट्रिक्स निकालना, तो ये भी मतलब आसान भी है। वैसे लीनियर अलजेब्रा तो पूरा टॉपिक ही आसान है, तो अगर कर लो सही से तो ठीक है, पर ये जनरली इस पे आता है। और रो कॉलम रिडक्शन, हाँ, रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म और इकोलन फॉर्म्स, इस पे क्वेश्चन ये अच्छे से कर लोगे तो इस पे ये पूछ लेता है कभी कभी कि भाई हाउ टू गेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो यही रो इकोलन होती है। इसके दो मेथड होते हैं, गाउस जॉर्डन एंड गाउस एलिमिनेशन। तो गाउस जॉर्डन में रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म होती है और एलिमिनेशन में इकोलन फॉर्म होती है, तो ये भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जे अच्छा, एग्जाम में जो मेथड हमें पूछ रहा है, द मेथड विच इज बीइंग आस्क्ड, वी हैव टू गो थ्रू दैट ओनली, अदरवाइज वी वोंट गेट मार्क्स, राइट? जो पूछेगा उसी मेथड से हमें करना है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये भी पूछता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट, बाय द यूज ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन गेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, बाय गाउस जॉर्डन गेट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही चीज है, बस इसमें रो रिड्यूस इकोलन फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, राइट? And then one is by the use of Cayley Hamilton find the inverse of a matrix or power of a matrix. That is also important. ठीक है? Solution of system of linear equation. This is also important. कि if there is a set of equations, then what is the condition for unique solution, multiple solutions, no solution. So इसमें some unknown can be introduced and that value may be asked, given that it has infinitely many solution, है ना, उस टाइप से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। के एलिमेंटल मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। के एलिमेंटल में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और पावर ऑफ ए मैट्रिक्स पूछता है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक्स, हर्मिशियन, देखो इसमें यही है कि मैट्रिक्स में इस टाइप मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये जो 10 मार्क्स में आते रहते हैं, ये आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन, आइगन वैल्यूज पे हुई मैट्रिक्स के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज होगी। तो लीनियर तो आप अच्छे से करो, इससे वेरी इजी टॉपिक, तो इसको आसानी से करो, और ये दिखेगा भी आपको सेक्शन ए में ही दिखेगा, मतलब शुरू में दिख जाएगा, राइट? उसके बाद आता है कैलकुलस। तो कैलकुलस में जो रिपीटेड थीम्स क्वेश्चन है आपके, रियल फंक्शन, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, लिमिट, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉर्मल क्वेश्चन है, बनने चाहिए आपको। मीन वैल्यू थ्योरम, इस पे रोलेस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो प्रूव करवा रहा है ना उसको, इन जनरल ऐसा होता है, कोई रूल नहीं है,
कि ऐसा होता है इसमें कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, तो इन दैट एक्सप्रेशन वेर एवर यू सी सी, जस्ट रिप्लेस दैट बाय एक्स एंड इंटीग्रेट दैट, just rearrange terms in such a way that you can reintegrate it, you can integrate it, and whatever integration you are getting, assume that as some new function gx and on that use Rolle's theorem। तो रोलेज पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक चीज जैसे अभी कुछ टाइम पहले पूछा था, आई थिंक उसने रोलेज का नहीं था, पर देयर वाज ए डिटरमिनेंट, सो लिमिट वाज लाइक की डिटरमिनेंट डिवाइड बाय समथिंग, तो 0/0 फॉर्म हो रही थी, तो बेसिकली वी कैन यूज एलोपेटल रूल। सो देयर यू शुड नो कि हाउ टू डिफरेंशिएट ए डिटरमिनेंट, तो वो फिर आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि दो रो को कांस्टेंट रखा, एक को डिफरेंशिएट किया एंड सो ऑन। तो ये चीज होगी। तो इसमें भी मतलब दिस इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, पर क्वेश्चन बनते हैं तो ये आसान आसान माना जाएगा, मतलब ये होना चाहिए। टेलर्स थ्योरम विद रिमाइंडर, तो इस पे क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार पूछा है तो इसका तो फॉर्मूला है, जो मैक्लॉरिन थ्योरम होती है जैसे टेलर्स थ्योरम, तो इसका एक फॉर्मूला है, तो माइंड में तो अच्छी बात है, इस बार पूछा, अदरवाइज पहले आया नहीं था, पर आसान है तो कर लेना चाहिए। इंडिपेंडेंट फॉर्म्स, वही 7 फॉर्म्स है जो एलोपेटल लगाते हैं, जिसमें भी f पावर g टाइप के फंक्शन हो तो हम लोगरिथम में ले जाके करते हैं। तो ये आइडिया भी हमें होना चाहिए, आते हैं अगर आएंगे तो 10 मार्क्स में आते हैं। मैक्सिमम मिनिमा, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट है, और वन वेरिएबल के भी आते हैं और मल्टीपल वेरिएबल के भी आते हैं। मैक्सिमम मिनिमा एंड Lagrange's multiplier, these topics are important. In fact, Lagrange's multiplier have been asked in both papers. It's a part of real analysis as well as calculus. So Lagrange's पे कुछ selected question है, जैसे वो मैथोक्रेट के नोट्स में भी है, या कृष्णा सीरीज में नहीं, शांति नारायण में, तो वही क्वेश्चन इधर उधर, या इसके तो पीवाईक्यू कर लो आप, इसके पीवाईक्यू इतने हैं दोनों पेपर में Lagrange's के, कि उससे भी आई थिंक ठीक ठाक क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये करना है। असिम्प्टोट और कर्व ट्रेसिंग, दे आर नॉट दैट रेगुलर, पर अभी कुछ टाइम से इनको पूछ रहा है। तो कर्व ट्रेसिंग में भी कुछ आई थिंक 10-15 कर्व्स है, पर देखो ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, पर जब हाँ अभी आ गया, पर ये 2 बार आया लगातार 20 मार्क्स का, तो कुछ रेगुलर जो फिगर है उनके डायग्राम में आए तो अच्छी बात है, राइट। असिम्प्टोट एक बार पूछा है, पर आसान चीज है, मतलब इसके कैसे निकालते हैं उसका एक मेथड है, वो मैंने यूट्यूब पे भी कराया हुआ है, तो या खुद से भी आप कर सकते हो उसको। तो अगर तरीका पता है बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस के असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, तो आप कर लोगे इसको। फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं उनकी कंटिन्यूटी कैसे देखना है। दिस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, वो सिमिलर सी चीजें हैं, उसमें हम पाथ लेते हैं, जहाँ पे आपको जैसे कुछ कुछ हिंट है कि भाई डिनोमिनेटर में इफ यू सी x² + y² ऑलवेज रिसीव द पोलर फॉर्म, या कुछ ऐसा दिख रहा है डिनोमिनेटर में जैसे x - y, या थोड़ा अजीब सा टर्म, तो ऐसा सोचो कि जो न्यूमरेटर में लेट्स से न्यूमरेटर में वी आर हैविंग x³ एंड डिनोमिनेटर में x - y टाइप है, तो ट्राई टू हैव ए पाथ सच दैट लेट्स से x - y को mx³ ले लिया, कि ऊपर से चीजें कैंसिल होके m पे डिपेंड हो जाए। इन जनरल थोड़ी अजीब सी टर्म दिखेगी ना, तो वो नहीं होगी मतलब कंटिन्यूस वगैरह, तो उसमें आपको पाथ वैसे देखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ हिंट है, वो क्वेश्चन करोगे आप तो समझ में आएगा, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ये सब वही डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन आनी चाहिए। Lagrange's मल्टीप्लायर ये बताया मैंने। Raymond's डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेमन पे क्वेश्चन आते हैं। देयर आर 4 थ्योरम्स ऑफ रेमन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड बाउंडेड एंड रेमन इंटीग्रल होगा। इफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देन रेमन होगा। फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी देन रेमन इंटीग्रल होगा। मोनोटोनिक तो इंटीग्रल होगा। ऐसे ये सारी थ्योरम आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक बार इसका प्रूफ भी पूछा है, पर दैट इज नॉट मतलब दैट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, तो प्रूफ नहीं करो तो भी आप थ्योरम चारों पता होनी चाहिए आपको। और इसके बेसिक डेफिनेशन भी, रेमन इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि इस बार पूछा था, लास्ट ईयर पूछा, रूट में कुछ दे दिया उसका, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो नोट्स में भी है, वो मतलब बुक्स में मिलेगा, आई थिंक पीवाईक्यू भी है पुराना। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेमन इंटीग्रल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलस एज वेल एज रियल एनालिसिस, so this is more important in that sense as well. Indefinite integral, in infinite improper integral is also very important. Improper integral में भी हर साल क्वेश्चन आता है, कन्वर्जेंस ऑफ improper integral, तो ये नोट से रिवाइज करो, या जो भी आपने बुक फॉलो की है तो उसको रिवाइज करो। आसान क्वेश्चन आते हैं जनरली, कंपेरिजन टेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जैसे बाद वाला पोर्शन आता है अबेस एंड दिस डिरिचलेट टेस्ट, तो दैट पार्ट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, लास्ट ईयर भी आया। एंड उसके बाद आपका ये हो गया डबल ट्रिपल इंटीग्रल।
हाँ डबल, ये तो देखो मतलब डबल ट्रिपल इंटीग्रल आर इम्पोर्टेंट कैलकुलस एज वेल एज वेक्टर एनालिसिस। तो इसको वेक्टर के साथ कर लो आप। वेक्टर में जब गाउस गाउस ग्रीन एंड स्टोक, तो थ्री थ्योरम्स आर इम्पोर्टेंट, देयर वेरिफिकेशन आर इम्पोर्टेंट, तो वहां पे ये चीज भी काम आ जाएगी। इस बार इसने पोलर कोऑर्डिनेट पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा है, तो वो क्वेश्चन करने चाहिए, मतलब ऐसे आते हैं मल्टीपल इंटीग्रल पे भी क्वेश्चन। ये हो गया आपका एरिया, सरफेस, वॉल्यूम, वो मल्टीपल इंटीग्रल में ही चीजें आ गई। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में देखो आप सेकंड डिग्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्स नहीं, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म्स, इसको अलग अलग क्यों दिया? सेकंड डिग्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, रिडक्शन इन कैनोनिकल फॉर्म्स, हाँ ये वही है। मतलब कैनोनिकल फॉर्म्स जो टाइप्स है वो हमें मतलब अच्छे से पकड़ होनी चाहिए उन पे, क्योंकि आ रहे हैं क्वेश्चन इन पे। बाकी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, लाइंस प्लेन की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्फीयर, सिलेंडर, ये आसान पार्ट भी है, तो ये आप कर सकते हो अच्छे से। कॉनिकॉइड नहीं किया तो ठीक है, वो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, और उसमें जनरली चार क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन उससे आता है, तो ये अगर नहीं किया आपने तो छोड़ सकते हो, बाकी जिसने किया है उसको रिवाइज करना चाहिए। जनरली देखो इसमें 3D में जो PYQ थीम्स, आप एक चीज नोट करोगे कि परपेंडिकुलर जनरेटर टाइप की चीजें। इन मैनी क्वेश्चंस दे यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, बेसिकली कौन हो गए, या जैसे कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट स्पेयर, और भी चीजें जहाँ पे यू सी दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉन्सेप्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ कॉनिकॉइड, ठीक है, ये हो गया। और हाँ ज्योमेट्री ये आपकी ओडी में जो है इंपॉर्टेंट आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इज इंपॉर्टेंट, इसमें पर्टिकुलरली दीज सेल्फ ऑर्थोगोनल, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स a प्लस एक्स, एंड देयर इज दिस कॉनफोकल इलिप्सेज एज वेल। ये बहुत ही सिलेक्टेड दो तीन क्वेश्चन ही है इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और पोलर में भी पूछा आई थिंक, तो पोलर हाउ टू गेट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन पोलर फॉर्म, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्लोज्ड इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, देयर आर 9-10 सब्स्टिट्यूशंस, वो माइंड में रहने चाहिए आपके, ठीक है ना। ये मैंने यूट्यूब पे भी करवाया, बाकी नोट्स में भी, जो बुक आप रेफर कर रहे हो उसमें भी होना चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन, ये क्लियर देखो, जहाँ इसी क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तो आपके माइंड में एटलीस्ट वन टाइम तो ये क्लिक करना चाहिए कि देर आर चांसेस दैट ये क्लियर होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये रहता है जनरली क्लोज्ड इक्वेशन में कि भाई कैसे समझ में आएगी क्लोज्ड है, तो सिंगुलर पूछ रहा है तो हिंट मिलना चाहिए आपको कि ये भाई हो सकती है, मतलब इट्स नॉट ए रूल बट इन जनरल ऐसा ऑब्जर्वेशन है। फिर आता है सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कांस्टेंट होते हैं, CF एंड PI निकालना, तो ये आपको आना चाहिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये सब। सेकंड लीनियर इक्वेशन विद वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, देयर इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो और y इक्वल्स टू uv वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये चारों मेथड आर इम्पोर्टेंट। इसमें कुछ टाइम मतलब बहुत पहले आई थिंक 2010 में अनडिटरमाइंड मेथड का एक कॉन्सेप्ट है वो पूछा था, पर उसके बाद वो कभी आया नहीं है और सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, बाकी ये चार मेथड आर इम्पोर्टेंट। कोची आइलर, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कोची आइलर इक्वेशन जो होती है जिसमें x को e पावर z रखते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। कोची एंड उसी का फॉर्म होता है लीजेंड्रे इक्वेशन, तो दोनों इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद में आ गया आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, ये तो उसी में आ गई चीजें। अच्छा देखो इसमें अगर ये आप सिलेबस में देखोगे ना तो इसमें मेंशन है, इसमें क्या मेंशन है, डिटरमिनेशन ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करते हैं ना उसमें u और v दोनों पता होते हैं, au प्लस bv ऐसा करके हम करते हैं उसको, राइट। पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे कि जिसमें वो पहले दूसरा मेथड यूज करवाएगा, जैसे कि CF में सिर्फ एक ही पार्ट आपको पता है, तो दूसरा पार्ट आप वो जो मेथड है y इक्वल्स टू u उससे निकालोगे और फिर उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाओगे। तो देखा जाए तो सिलेबस में इसी टाइप से मेंशन है, तो ऐसा एक बार क्वेश्चन आया है, तो उसमें ये होगा कि अगर आपने लेट से कि जो CF वाला पार्ट है आपने उसमें वो y इक्वल्स टू uv मेथड यूज किया, वी यूज y इक्वल्स टू uv मेथड व्हेन वी नो वन ऑफ द, लेट से u पता है हमें, अगर वो पूरी इक्वेशन भी यूज कर लोगे तो फाइनल आंसर ही आ जाएगा, तो फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का मीनिंग ही नहीं बनता, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले CF पार्ट का जो है u और v मतलब CF पार्ट के जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इक्वल्स टू 0 करके, और वहां से जो जनरल सॉल्यूशन आएंगे C1u प्लस C2v, वो uv लेंगे हम फिर y पे निकालने में। तो सिलेबस में भी इसी डायमेंशन है,
तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछता है। लाप्लास में ठीक है, हाउ टू सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका पीडी, ये ओडी, ओडी में ये सब है। हाँ, डायनेमिक्स स्टैटिक्स की बात आती है तो इसमें एसएचएम इंपॉर्टेंट है। रेक्टिलिनियर मोशन से इतने क्वेश्चन आए नहीं है, पर उसमें कुछ है भी नहीं। वही सब एक्सलेशन क्या होता है, डीओ डीटी, वो सब चीजें रेक्टिलिनियर का ही पार्ट है वैसे देखा जाए तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इंपॉर्टेंट, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है, और जो 12th वाला एसएचएम है वही है पूरा, देयर इज नथिंग मोर। if you are comfortable in the 12th SHM, then that is enough here as well. Then motion in a plane, projectiles, ये in fact motion in a plane, projectile is a part of motion in a plane itself, right? Projectile is important, projectile करना है। constant motion is also important, बहुत ही selected question है इसके constant motion के। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होंगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना इसमें क्वेश्चन तो ये टफ नहीं है। तो ये एसएचएम, प्रोजेक्टाइल, कांस्टेंट मोशन, तीनों आपको कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, पर आपको आई वर्क एनर्जी तो चलो आएगी हमें, तभी डायनेमिक्स वगैरह चीजें करेंगे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक नहीं है इतने इसके। के प्लस लॉ इज नॉट दैट फ्रिक्वेंट, पर अगर आपने सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ा है तो उसी का स्पेशल काइंड होता है, पर इतनी बार नहीं पूछा है, तो मान लो टाइम नहीं है आपके पास, तो ये के प्लस लॉ मतलब छोड़ सकते हो आप, मतलब पूछने में तो पूछ ले, पर ये पीवाई की थीम उस टाइप है नहीं एसएस। ऑर्बिट्स अंडर सेंट्रल फोर्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, और ये अगर आपने पहले नहीं किया तो देर आर वेरी हैवी चांसेस कि आप एरर करके आओगे। तो इसके आई थिंक 2 या 3 काइंड के क्वेश्चन है, तो वो आपको कर लेना चाहिए। ये कृष्णा सीरीज में भी दिए हुए हैं, नोट्स में भी है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से नहीं आते इसमें भी। और इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन, इनसे फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नॉर्मल जो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, राइट। कॉमन कैटनरी इज इंपॉर्टेंट, कॉमन कैटनरी, प्रिंसिपल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर साल आते हैं ऑलमोस्ट। और ये लास्ट में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3D, ये पॉइंट्स वगैरह क्वेश्चन ये नहीं आता इंजन, मतलब नहीं आया अभी तक तो। ठीक है, तो डायनेमिक्स में आपको एसएचएम, प्रोजेक्टाइल, कांस्टेंट मोशन, दीज आर इंपॉर्टेंट, जिसने बिल्कुल नहीं किया उसको ये कर लेनी चाहिए, आसानी है। और सेंट्रल ऑर्बिट जो है उसमें थोड़ा टाइम जाता है, पर उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, वही रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी स्टैटिक्स की बात आती है तो इसमें कॉमन कैटनरी, वर्चुअल वर्क एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये पीवाई की थीम है। अब आता है वेक्टर, तो वेक्टर में वही तीनों थ्योरम जो है हमारी, कर्व इन स्पेस नहीं, गाउस, स्टोक और ग्रीन, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस और वेरिफिकेशन ऑफ दीज थ्योरम्स थ्रू दोज क्वेश्चंस, ये ऑलमोस्ट हर साल एक थ्योरम तो आनी होती है, तो ये करना है। और ये जो सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले, इसमें सेरेट फ्रेनेट में आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कर्वेचर, इस बार भी पूछा है, थी इस बार भी पूछा है, कर्वेचर के फॉर्मूले जो है, ये सेरेट फ्रेनेट के जो 3 फॉर्मूले हैं वो अच्छे से माइंड में होने चाहिए, हाउ टू गेट कर्वेचर थ्रू दोज, हाउ टू गेट टॉर्जन थ्रू दैट। उसके बाद कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ही है उसके बाद तो, ठीक है ना। और इसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल पे 10 मार्क्स में आ जाते हैं, 10 मार्क्स में आ जाती है जो वेक्टर आइडेंटिटीज होती है, तो इस पे भी आइडिया होना चाहिए। तो वेक्टर भी वैसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें आप एटलीस्ट ये थ्योरम्स के वेरिफिकेशन के क्वेश्चन कर लो, वेक्टर आइडेंटिटीज के क्वेश्चन कर लो, और सेरेट फ्रेनेट के जो कर्वेचर टॉर्जन के फॉर्मूले माइंड में रहे, तो ये भी मतलब ये कर लो आप। अब आती है बात मॉडर्न की, तो इसमें ग्रुप वाला पार्ट कर लो सब, ग्रुप वाला आसान ही रहता है वैसे भी, जनरली विथ फोकस ऑन लेग्रांजेस थ्योरम, साइक्लिक ग्रुप्स एंड दैट नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये चीजें कर लो, नॉर्मल और कोएफिशिएंट ग्रुप वाला जो है उससे। फिर होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म ग्रुप थ्योरी एज वेल एज रिंग थ्योरी, दोनों में इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट हर साल आपको क्वेश्चन दिखेंगे उसमें से। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर अपन रिंग पे आए हैं तो रिंग के बेसिक वाला पार्ट देख लो आप, बाकी होमोमॉर्फिज्म रिंग अच्छे से कर लो। और ये इंटीग्रल डोमेन, पीआईडी, इन सब में आप R/M और R/I, ये जो 2 थ्योरम है ये कर लो। बाकी अगर नहीं करा और तो अभी मतलब अभी तक नहीं किया तो फिर आगे वो चीज़ें करने में बेनिफिट नहीं है, बाकी जिसने किया वो तो रिवाइज करना चाहिए। आती है बात रियल पे, तो रियल पे कोची सीक्वेंस देखो आजकल पूछ रहा है, तो अगर मान लो किसी को कोची सीक्वेंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है और रियल सीक्वेंस है वो, तो एज ए लास्ट रिसोर्ट वो ये भी कर सकता है कि उसको कन्वर्जेंट दिखा दो,
और फिर लास्ट में एक कमेंट लिख दो कि बिकॉज दिस इज ए कोची सीक्वेंस, बिकॉज दिस इज ए रियल सीक्वेंस एंड इट इज कन्वर्जेंट, सो इट विल बी ए कोची सीक्वेंस। मतलब ये पर लास्ट रिसोर्ट करना है, अगर मान लो आपको कोची का आइडिया ज्यादा नहीं है तो ये भी सही तरीका है। ठीक है। बाकी कोची की एक डेफिनेशन होती है, वैसे अभी पूछा है उसने, लास्ट ईयर भी पूछा और वो आसान भी था, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन था। पर ये पीवाई की थीम तो नहीं है, मतलब आई थिंक ये लास्ट 15 ईयर में 2 बार पूछा है कोची, तो पीवाई की थीम तो नहीं है। बाकी सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस इज इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन कर लो आप। देर आर आई थिंक 8 और 9 टेस्ट, तो उनका आइडिया होना चाहिए हमें। इन जनरल जो एबेल्स टेस्ट होता है या राबेज टेस्ट होता है वहीं तक चीजें ज्यादातर हो जाती है। बाकी दिस कोचीज रूट टेस्ट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो ये चीज होगी आपकी। फिर आती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस आर देयर इन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उसमें आप एलएमवीटी का यूज करके भी चीजें कर सकते हो, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है। रेमन इंटीग्रल देखो यहाँ पे भी आ गया, इम्प्रोपर इंटीग्रल भी यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली कैलकुलस और रियल में ये दोनों कॉमन है, रेमन एंड इम्प्रोपर, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इसके भी क्वेश्चन आपको एटलीस्ट शुरुआत के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ये पहले हमने पढ़ा, वही सब है मैक्सिमम मिनिमम, तो ये कैलकुलस में करोगे तो इधर भी हो जाएगी। अब आती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में सीआर इक्वेशंस आर इम्पोर्टेंट, पावर सीरीज इज इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, पावर सीरीज इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट, मतलब इसमें क्या है, सीआर इक्वेशंस आर पीवाई की थीम, देन दिस टेलर सीरीज इज पीवाई की थीम, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, एंड देन कंटूर इंटीग्रेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंट पूछता है। बाकी 10 मार्क्स में ये पोल सिंगुलरिटी रेजिड्यू इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे आसान टॉपिक है। तो ये चीजें, मतलब इसमें कंटूर इंटीग्रेशन आप फर्स्ट 3 काइंड पे ज्यादातर पूछा है। आई थिंक 18 या कुछ तो टाइम पहले इसने वो भी पूछा था जब कंटूर पे पोल था। पर इन जनरल फर्स्ट 3 काइंड आती है, तो ये इतना पार्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद एलपीपी, ये तो आप जो इसमें मेंशन है वो सब पे क्वेश्चन कर लो, ठीक है, एक एक पे क्वेश्चन कर लो इसको ही। तो इसमें ये है कि पर जैसे सिंप्लेक्स वगैरह है, तो ये सिंप्लेक्स में थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करके चीजें अच्छी कर सकते हो आप। बाकी ये ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट, ये इन जनरल कैलकुलेशन इतनी हैवी नहीं होती, तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो रादर देन सिंप्लेक्स वाली। पर सिंप्लेक्स का अगर कैलकुलेटर यूज आता है तो वो भी आसान हो जाता है फिर। अ, अब आती है पीडी। तो पीडी क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हाँ, तो ये तो जैसे उधर अपन ने ओडी में पढ़ी थी कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी आया है और बहुत फ्रीक्वेंट है। इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हीट इक्वेशंस, तो देखो इसमें 1 डिमेंशन पे ज्यादातर टाइम क्वेश्चन आया, तो 1D की ये सारी स्ट्रिंग और हीट इक्वेशन आपको अच्छे से होनी चाहिए, ये भी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर नहीं आया था पर उससे पहले हर साल ऑलमोस्ट पूछा हुआ है। लास्ट ईयर इसकी जगह वो 4 ईयर पूछ लिया था उसने। ठीक है, तो इसमें आप अगर किसी ने पहले से सही कर रखा है तो पोलर फॉर्म की भी होती है क्वेश्चंस, आई थिंक 18 में पूछा है, एक या 2 ही बार पूछा है इसने पोलर फॉर्म में। तो अगर पहले से करा हुआ है तो कर सकते हो, अदरवाइज पीवाईक्यू थीम्स की बात करें तो ये 1 डिमेंशन की हीट वेव इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट। लाप्लास में वही सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा नहीं, लाप्लास इक्वेशन है ये, हाँ। तो लाप्लास इक्वेशन भी यही होगी, देखो जब व्हेन वी सोल्व लाप्लास इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट, तो ये जैसे 1 डिमेंशन की प्रॉब्लम करते हैं ना वैसे ही बन जाती है, तो ये इसी का पार्ट है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप जो ये चीजें मेंशन है जनरली, आर के मेथड, न्यूटन रॉप्सन, ये बहुत बार पूछे हुए हैं। इसमें जो भी मेंशन है सब फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको करना है। रही बात कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो इसमें एसओपी पीओएस फॉर्म दे आर इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन ऑफ द नंबर सिस्टम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सब्सट्रैक्शन इन बाइनरी, ऑक्टल, एडिशन, मतलब ये इजी पोर्शन है और इसमें आते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप अच्छे से कर लो इसमें, क्योंकि एरर के चांसेस भी कम रहते हैं और हर साल ऑलमोस्ट आता है। लास्ट ईयर भी आई थिंक पूछा है इन्होंने, लास्ट ईयर आई थिंक कन्वर्जन पे पूछा है, नंबर्स के कन्वर्जन पे। अब रही बात लास्ट टॉपिक आपका मैकेनिक्स एंड फ्लूइड, तो इसमें लैग्रांजेस कर लो, हैमिल्टन कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लो, जो पीवाई की थीम है, मतलब बाकी फ्लूइड में हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, और स्ट्रीम लाइंस, पाथ लाइंस, पोटेंशियल फ्लो, सोर्स एंड सिंक, ये चीजें तो पीवाई की थीम में आपको करनी चाहिए। बाकी जिसने कर रखा है उसको पूरा ही करना चाहिए, ठीक है, तो ये है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मैं पूरा ही बता दिया।
ठीक है ना? ये मैं ही यस बोल रहा सर। था। ठीक है सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर करो मेहनत। आप देखो, जिसने जो पहले पढ़ा ना उसको रिवाइज करो, है ना, और फोकस पीवाईक्यू और पीवाईक्यू थीम्स पे होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर टाइम पे देना सब टेस्ट वगैरह, और जो कोर्स में है वो टाइम पे क्लास करो। सर इन पीडी जकोबी मेथड इज इट नहीं, इम्पोर्टेंट? पूछा ही नहीं है उसने, आई थिंक पूछा है या नहीं पूछा, सही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऑफकोर्स है तो आसान सा, तो देख सकते हो, पर वो तभी करो जब आपने पीडी की बाकी चीजें कर ली। ओके। ठीक है ना? चलो ठीक है फिर।